एपिसोड 38। कुमार ने कहा, सेलिब्रेशन करने के लिए। ये कह वो मिस्टी का हाथ पकड़कर अंदर जाने लगा। राज ने आरोही को चलने का इशारा किया। एक प्रेसिडेंशियल स्वीट के अंदर जाकर सभी लोग बैठ गए। मिस्टी ने कहा, वाओ, ये बेडरूम कितना सुंदर है। ये सुनकर राज उसका मजाक बनाते हुए बोला, तुम तो राजकुमारी थी न, क्या तुमने ये सब पहले कभी नहीं देखा? ये सुनकर मिस्टी बोली, हाँ, हमारे हवेली में बहुत बड़े कमरे हैं, मगर ये कुछ अतरंगा है। ये सुनकर राज ने टेबल पर रखा वाइन ग्लास उठाया और बोला, क्या राजकुमारी ने ये कभी वाइन पी है? सुनकर मिस्टी ने ना में सर हिलाया और बोली, नहीं, हम ये चीज नहीं पी सकते। ये सुनकर कुमार बोला, मिस्टी, पियो ना, बस एक बार पीकर तो देखो। ये सुनकर मिस्टी मुस्कुराई और बोली, आप बोलते हैं तो हम क्यों नहीं पिएंगे। ये कहकर उसने एक गिलास उठाया। उसे वाइन से अजीब सी महक आ रही थी, इसलिए उसने अपनी नाक बंद की और एक ही घूंट में सारी वाइन पी गई। इसके बाद उसने 4 ग्लास और पिए। आरोही ने कुमार की ओर देखते हुए कहा, कुमार, उसे पीने के लिए फोर्स मत करो, वो तुम्हारे लिए ही पी रही है। ये सुनकर कुमार बोला, मामी जी, सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। मिस्टी, अब तुम आगे नहीं पियोगे। ये कह उसने मिस्टी के हाथ से वाइन ग्लास छीन लिया, मगर 4 गिलास पीने में ही मिस्टी बुरी तरह नशे में खो चुकी थी। आरोही ने वाइन नहीं पी। वो उन तीनों को ही एंजॉय करते हुए और बातें बनाते हुए देख रही थी। कुछ देर बाद किसी ने डोर पर नॉक किया। कुमार बोला, मामी जी, देखिए बाहर कौन है। ये सुनकर आरोही उठी और उसने स्वीट के दरवाजे को खोला। सामने खड़े शख्स को देखकर आरोही दंग रह गई और बोली, आप। उसके सामने अद्विजय खड़ा था। अद्विजय अवार्ड शो में तो नहीं आया था, मगर राज के सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए होटल में पहुंच गया था। वो अच्छे से जानता था राज और कुमार के लिए वो कितना मायने रखता है। राज और कुमार के मॉम डैड एक साथ एक कार एक्सीडेंट में मारे गए थे। उनकी मौत के बाद कुमार और राज अंदर तक टूट गए थे। वो दोनों ही उस समय बहुत मासूम थे। ओबेरॉय फैमिली के बाकी मेंबर्स ने उनकी मासूमियत का फायदा उठाया और उनका सब कुछ उनसे छीनकर ओबेरॉय हाउस से बाहर कर दिया। इस सब की खबर जब अद्विजय को लगी तो वो सब कुछ छोड़कर सबसे पहले कुमार और राज को अपने घर लेकर आया। उसने सारी छानबीन करवाई तो पता चला राज के चाचा ने ही राज के पेरेंट्स का एक्सीडेंट करवाया था। ये सच पता चलते ही अद्विजय ने बेरहमी से राज के चाचा की जान ली। फिर राज और कुमार को उनका हक दिलवाया, मगर आज तक अद्विजय ने उन्हें उनकी मॉम डैड के एक्सीडेंट की सच्चाई छुपाई हुई थी। इसी बीच अद्विजय को सामने देख आरोही पीछे हटी तो अद्विजय आगे बढ़ गया। सोफे पर बैठकर अद्विजय ने राज को देखा। अद्विजय को देखकर राज की आंखें चमक गईं। अद्विजय ने अपनी गहरी आवाज में कहा, तुमने अच्छा किया। ये सुनकर राज का दिल जैसे प्यार से भर आया। उसने एक कॉकटेल अद्विजय की ओर बढ़ाई। कुमार बोला, मामा जी, आपने सिर्फ भाई की तारीफ कर मुझे हर्ट किया है। तुमने कुछ अचीव भी किया है जो मैं तुम्हारी तारीफ करूं? अद्विजय ने कॉर्डली पूछा। ये सुनकर कुमार ने दांत दिखाए, फिर टॉपिक चेंज करते हुए बोला, सो क्या, अब हम एंजॉय करने के लिए एक गेम खेल सकते हैं, ट्रूथ और डेयर। ये सुनकर मिस्टी ने हाथ उठाया और चिल्लाई, ये हम खेलेंगे गेम, हमें हर तरह की गेम खेलने आते हैं। ये सुनकर कुमार बोला, ये तुम्हारे छुपम छुपाई जैसे गेम नहीं है, ट्रूथ और डेयर है। मतलब या तो तुम्हें हर सवाल का जवाब सच में देना होगा, अगर सवाल का जवाब ना देना चाहो तो एक डेयर चूज करोगी, समझी? ये सुनकर मिस्टी बोली, यस, मुझे ये गेम आता है, चलो खेलते हैं। ये सुन कुमार ने एक खाली वाइन बॉटल को टेबल पर घुमाया। बॉटल का मुंह अद्विजय की ओर आया। कुमार और राज दोनों की कोई हिम्मत नहीं थी अद्विजय से डेयर या फिर ट्रुथ चुनने के लिए कहें कि तभी आरोही ने पूछा, क्या आपने कभी किसी से प्यार किया है? ये सुनकर कुमार और राज दोनों ही कंफ्यूज हो गए, क्योंकि हर कोई जानता था कि सिया कई सालों से अद्विजय की गर्लफ्रेंड थी। वही आरोही ये सवाल पूछकर अद्विजय की आंखों में देख रही थी, क्योंकि आरोही जब भी अद्विजय के साथ सिया को देखती थी तब अद्विजय की आंखों में कोई इमोशंस ही नहीं होते थे, जैसे कि वो सिया से प्यार ही ना करता हो। और आरोही तो वो इंसान थी जिसे 7 सालों तक राहुल से प्यार किया था। इसीलिए वो अच्छी तरह जानती थी
कि जब किसी का प्यार उसके सामने हो तो आंखों में कैसी चमक आ जाती है। काफी देर बाद अद्विजय ने जवाब दिया, हाँ। ये सुनकर आरोही थोड़ी दंग रह गई। अचानक वो बोली, मुझे आपकी बात पर यकीन नहीं है। ये सुनकर अद्विजय ने अपनी आईब्रो उठाकर आरोही की ओर देखा। गर्म माहौल को देख कुमार बोला, तो मामा जी ने सवाल का जवाब दे दिया, चलो आगे बढ़ते हैं। ये कह उसने जल्दी से बॉटल को घुमाया। इस बार बॉटल का मुंह मिस्टी की ओर था। मिस्टी ने खुश होकर कहा, पूछिए, आपको हमसे क्या पूछना है। ये सुनकर कुमार कुछ बोलता है, इससे पहले ही राज ने कुमार के मुंह पर हाथ रखा और जल्दी से बोला, क्या तुम एक वाइन बॉटल एक बार में खत्म कर सकती हो। ये सुनकर मिस्टी बोली, यस। ये कह उसने एक वाइन बॉटल को उठाया और उसे पीने लगी। वहाँ बैठे सभी लोग ये देखकर हैरान रह गए। आरोही ने जल्दी से उसके हाथ से वाइन बॉटल छीनी। तब तक मिट्टी आधी वाइन बॉटल खाली कर चुकी थी। वो वाइन पीने के बाद काफी खुश नजर आ रही थी। उसने अपना चेहरा आरोही के कंधे पर टिकाया। कुमार ने नाखुश होकर राज की ओर देखा। राज शरारत से मुस्कुराया। फिर राज ने बॉटल को घुमाया तो इस बार उसी की बारी आ गई। मिस्टी ने ये देखकर हंसते हुए बोला, अब तो बकरा पकड़ा गया। ये कहकर उसने खिलखिलाते हुए कहा, बकरा पकड़ा गया तो बकरे तुम्हें पता है आपको क्या करना है। आपको अभी के अभी घोड़ा बना होगा। ये सुनकर सभी लोग दंग रह गए। राज ने अपनी भौहें चढ़ाई और बोला, और अगर मैं ऐसा ना करूं तो। ये सुनकर मिस्टी ने अपने गाल पर उंगली रखते हुए क्यूटली कहा, तो आप लूजर कहलाएंगे। ये हिप हिप फुर्रे। भाई भाई भाई, मेरी मिस्टी की बातों का गलत मतलब मत निकालना। ठीक है, आपको घोड़ा बनने की जरूरत नहीं है, वो अभी होश में नहीं है, कुमार ने समझाया। और ये मामला भी कुमार की चालाकी की वजह से निपट गया। उसने वाइन बॉटल को फिर से घुमाया और इस बार बॉटल का सिरा आरोही की ओर था। कुमार ने एक्साइटेड होकर पूछा, मामी जी, ट्रुथ या डेयर। ये सुनकर आरोही बोली, ट्रुथ। कुमार ने शरारती ढंग से मुस्कुराते हुए पूछा, सो मामी जी, मामा जी की परफॉर्मेंस को आप 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे। एपिसोड 39। कुमार का अद्विजय की परफॉर्मेंस के बारे में सवाल सुनकर आरोही थोड़ी देर रुकी और फिर बोली, 0। ये सुनते ही जैसे अद्विजय का पर चढ़ गया। उसने गुस्से में उस वाइन बॉटल को उठाया और कांच की टेबल पर उसे फेंक कर मारा। कांच की टेबल और वो बॉटल दोनों चकनाचूर हो गए। वहां बैठे सभी लोग अपने अपने जगह से खड़े हो गए। मिस्टी तो जैसे सोफे के ऊपर ही खड़ी हो गई थी। वो तेज तेज चिल्लाने लगी। कुमार ने हकलाते हुए कहा, चलो घर चलते हैं, भूख लगी होगी ना सब लोगों को। ये कहकर वो वहां से फरार होने लगा। उसके जाने के बाद अद्विजय भी गुस्से से रूम से बाहर निकला। आरोही ने अद्विजय का पीछा किया। अद्विजय ने कॉरिडोर में चलते हुए पीछे मुड़कर आरोही को देखा। फिर वो अचानक रुक गया। उसने आरोही के हाथ को पकड़ा और उसे दीवार की ओर धक्का दिया। ठंडी दीवार से आरोही की कमर को सटाकर गुस्से से कहा, हाउ डेयर यू, क्या सोचकर तुमने मुझे 0 नंबर दिए। ये सुनकर आरोही अद्विजय की आंखों में देखते हुए बोली। ये सुनकर आरोही बोली, मिस्टर रावत, आप तो एक बिगड़ैल स्टूडेंट की तरह बिहेव कर रहे हैं जिसकी टीचर ने उसे फेल कर दिया हो। ये सुनकर अद्विजय बोला, मुझे जवाब दो, क्या मतलब था 0 नंबर का। ये सुनकर आरोही बोली, क्या इसका कोई मतलब भी बनता है? क्या हमारे बीच कुछ ऐसा हुआ भी है? ये सुनकर अद्विजय बोला, तो तुम चाहती हो कि कुछ हो? ये कहकर अद्विजय ने आरोही के कंधे पर अपने होंठ रख दिए और उसे वहीं चूमने लगा। अद्विजय के होंठ आरोही के सॉफ्ट कंधों से होते हुए ऊपर जाने लगे। अद्विजय ने आरोही के कान को बाइट किया। एक हाथ से आरोही के बालों को पीछे किया। आरोही ने डर से कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। अद्विजय ने थोड़ा गेप बनाकर आरोही को देखा और मन ही मन अपनी वाइफ की ब्यूटी को एडमायर किया। आरोही ने जब देखा कि अद्विजय शांत खड़ा था तो उसने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें अद्विजय की अट्रैक्टिव आंखों से जा मिली। उसने कुछ बोलने की कोशिश की, मगर इससे पहले ही अद्विजय के होंठ आरोही के होंठों पर ठहर गए। अद्विजय किस करते हुए जैसे बावला सा हुआ जा रहा है। शराब का नशा था तो किसी और की, मगर मदहोश वो दोनों हुए जा रहे थे। आरोही ने अपने दोनों हाथ अद्विजय की मस्कुलर चेस्ट पर रखे।
उसे अद्विजय का डार्क ऑरा आज अट्रैक्ट कर रहा था। उसने आंखें बंद की और खुद भी अद्विजय को किस करने लगी। किस में खोए हुए जब आरोही के हाथ अद्विजय के सीने पर घूम रहे थे तो उसे अचानक वो दिन याद आ गया जब उसने सुबह सुबह अद्विजय के सीने और चेस्ट पर लव बाइट्स और किस के निशान थे। वो पहली रात थी तो उसकी और अद्विजय की, मगर अद्विजय ने उस रात अपनी हदें सिया के साथ लांघी थी। उन बातों को याद कर आरोही को दिल में एक टीज उठी। उसे महसूस हुआ जैसे अद्विजय ने उसे हर समय जलीज किया था। शादी के बाद भी वो सिया के साथ सोकर इस रिश्ते का अपमान ही कर रहा था। गुस्से और फ्रस्ट्रेशन से भरी आरोही ने किस करते हुए अचानक अद्विजय के होठों को बाइट कर लिया। उसकी इस हरकत से अद्विजय स्टंट रह गया और कुछ पलों तक हैरानी के साथ आरोही को देखता रहा। कॉरिडोर में जब किसी के कदमों की आहट हुई तो अद्विजय ने आरोही को अपनी पकड़ से आजाद किया और उसे अपने साथ होटल से ले गया। अद्विजय अपनी कार को स्पीडली ड्राइव करते हुए रावत विला पहुंचा। वो आरोही को अपने बेडरूम में लेकर आया और उसने दरवाजे को लगाकर कहा, सो जिस काम के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुई है तुम उसके बारे में कैसे भूल सकती हो? जाओ चेंज करके आओ, कुछ देर बाद तुम्हें पता चलेगा कि मैं 0 डिजर्व करता हूँ या नहीं। ये सुनकर आरोही घबरा गई। अद्विजय अभी भी कोल्डली उसे देख रहा था। वहीं होटल में जब नशे में खोई हुई मिस्टी ने अपनी धुंधली हो चुकी आंखों से सामने शांत बैठे राज को ड्रिंक करते देखा तो वो अपनी जगह से उठी। वो राज के बिल्कुल पास अपने चेहरे को लाकर बोली, सुपरस्टार महाशय, आप तो 1 नंबर के चीटर हैं। चीटर? ये सुनकर राज मिस्टी को घूर कर देखने लगा। मिस्टी निडर होकर आगे बोली, कहा था ना हमने आपको मेरा घोड़ा बनना है, नहीं माने ना आप। चलो अब बनकर दिखाओ, वरना राजकुमारी मिस्टी आपको पनिश करेगी। ये कह मिस्टी ने राज की गर्दन में बंधी टाई को पकड़ा और उसे जोर से खींचने लगी। राज अपनी जगह से खड़ा हुआ। मिस्टी ने एक झटके में राज को खींच लिया और उसे मजबूर करने लगी। घोड़ा बनने के लिए जब राज उसकी बात नहीं माना तो मिस्टी रोने लगी। रोते रोते वो बोली, आप बहुत गंदे हैं, आपने राजकुमारी की बात नहीं मानी। अब देखना हमारे भाई आपका सिर कलम कर देंगे। ये सुनकर राज बोला, हो गया तुम्हारा ड्रामा, चलो अब यहाँ से। ये सुनकर मिस्टी पैर पटकते हुए बोली, नहीं हम नहीं जाएंगे यहाँ से। आप जब तक घोड़ा नहीं बनेंगे हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हम घुड़सवारी को बहुत मिस कर रहे हैं। आप समझते क्यों नहीं? आपने दिमाग की कमी है क्या? ठीक है मैं करता हूँ, अब ड्रामा बंद करो। ये कह राज झुका और मिस्टी के लिए घोड़ा बनने लगा। मिस्टी जल्दी से राज के ऊपर बैठ गई और कूदते हुए चिल्लाई, ये घोड़ा कितना आज्ञाकारी है, चल घोड़ा भाऊ भाऊ। ये सुनकर राज बोला, राजकुमारी क्या आपके घोड़े भौंकते हैं? ये सुनकर मिस्टी ने अपने होठों पर उंगली रखी और राज को डांटते हुए बोली, चुप, एकदम चुप, आप राजकुमारी से इस तरह बात नहीं कर सकते, आपको सजा मिलेगी। ये कह उसने राज की कमर पर एक मुक्का मार दिया। अब राज से और सहन नहीं हुआ और वो उठने लगा। मिस्टी जो उसकी पीठ पकड़कर बैठी थी वो धड़ाम से नीचे गिर गई। राज ने नीचे पड़ी मिस्टी के हाथ को पकड़कर उसे गुस्से में उठाया और उसे अपने कंधे पर लिटाकर उस प्रेसिडेंशियल सीट के अंदर बने बेडरूम में ले गया। उस किंग साइज बिस्तर पर मिस्टी को पटककर राज उसे घूरने लगा। मिस्टी ने अपने दांत दिखाए और बोली, मेरे प्यारे घोड़ू, जल्दी से बिस्तर पर आओ, आज हम बिस्तर पर घुड़सवारी करेंगे। ये सुनकर राज शैतानी हंसी के साथ मुस्कुराया और बोला, क्यों नहीं। ये कहकर वो बिस्तर पर चढ़ गया। मिस्टी ने राज का हाथ पकड़कर उसे खींचा और उसे झुकने के लिए मजबूर किया। जैसे ही वो अपने पैर राज के पीठ पर रखकर बैठने लगी, राज ने उसके पैर को पकड़कर खींच लिया और उसे बिस्तर पर गिरा दिया। वो मिस्टी के कान के करीब आकर बोला, राजकुमारी ने घोड़े की सवारी बहुत ज्यादा कर ली है, अब घोड़े को भूख लगी है, क्या राजकुमारी अपने घोड़े को कुछ खिलाएंगे नहीं? ये सुनकर मिस्टी ने पाउट बनाया और बोली, ठीक है, घोड़े को तो घास चाहिए ना, मैं घास लेकर आती हूँ। ये कहकर वो बिस्तर से उठ गई और फर्श पर बैठकर अपने हाथ आगे बढ़ाकर कारपेट पर बैठे बैठे उस फर वाले चादर को खींचने लगी। फर काफी स्ट्रांग थे,
जिस वजह से काफी खींचने के बाद भी वो फर मिस्टी से नहीं उपड़े। तो मिस्टी ने अपने पैरों को चादर के दोनों ओर रखा और पूरी जान लगाकर उसे खींचने लगी। फर तो नहीं उपड़े, मगर पूरा की पूरा चादर उसके ऊपर ही गिर गया। राज ने ये देखा तो वो बिस्तर से नीचे आया और मिस्टी के पास जाकर बोला, राजकुमारी, कोई बात नहीं, घोड़ा आज घास नहीं मांस खाएगा। ये कहकर उसने अपने दांतों को मिस्टी के कंधे पर रखा और उसे काट लिया। मिस्टी दर्द से चिल्लाई, तुम क्या कर रहे हो? यू तमीजलेस घोड़े, राजकुमारी को कैसे चोट पहुंचा सकते हो? ये कहकर उसने अपने छोटे छोटे हाथों से राज को मारा। राज ने उसके हाथों को पकड़ा और बोला, राजकुमारी, आपके इस तमीजलेस घोड़े को गुस्सा दिल दिया है, अब तो घोड़ा आपको नहीं छोड़ेगा। ये कहकर उसने मिस्टी को उस फर वाली चादर पर लिटाया और उसके पैरों को पकड़ लिया। मिस्टी अपने पैरों को चलाते हुए बार बार राज को मारने की कोशिश कर रही थी। राज ने उसके पैरों को पकड़कर उसे फ्लिप कर दिया। इस वक्त मिस्टी का पेट कारपेट से सटा हुआ था। राज उसके पास आया और उसने अपने मुंह से उसकी ड्रेस की जाइब को पकड़कर खींच दिया। मिस्टी की ड्रेस को उसके शरीर से अलग करने लगा। छी छी, दूर हटो मुझसे गंदे घोड़े, वरना मेरे भाई साहब तुम्हें गोली से उड़ा देंगे। मिस्टी चिल्लाई। ये सुनकर राज बोला, लेकिन इसमें घोड़े की क्या गलती है? उसने राजकुमारी को इतना खुश किया है तो उसे खाना तो मिलना चाहिए ना, है ना राजकुमारी? ये कहकर उसने मिस्टी के गुलाबी होठों को पकड़ा और उसे किस करने लगा। सी छोड़ो, छोड़ो, मुझे छोड़ो। ये कहते हुए मिस्टी की आंखों से आंसू बहने लगे, मगर राज ने उसे काफी अग्रेसिवली किस किया। नशे में तो मिस्टी भी थी, वही राज को भी कम नशा नहीं था। उसने अपने एक हाथ से शर्ट के बटन खोले, अपनी शर्ट को उतारकर दूर फेंक दिया। मिस्टी को अपनी गोद में लेकर वो बिस्तर पर आया। उसे बिस्तर पर लेटकर उसके पूरे शरीर को चूमने लगा। मिस्टी बार बार उसे दूर हटाने के लिए कह रही थी, मगर राज कुछ भी सुनने को लिए तैयार नहीं था। उसे तो जैसे मिस्टी का चिल्लाना भी उसकी तरफ ही अट्रैक्ट कर रहा था। मिस्टी को पागलों की तरह पूरे शरीर पर निशान छोड़कर राज ने खुश होकर मिस्टी की ओर देखा। मिस्टी की स्किन मलाई की तरह मुलायम थी। राज के दोनों हाथ बार बार उसकी बॉडी को छूने की चाहत में थे। उसने मिस्टी को किस करने के बाद रूम में टेबल पर रखी लाइट लैंप को बंद किया। फिर उसने मिस्टी के साथ अपनी हदें पार की। राज भले ही चार्मिंग और हर लड़की के दिल पर राज करने वाला एक सुपरस्टार था। हजारों लड़कियां उसके करीब आने का सपना देखती थीं, मगर फिर भी राज ने कभी किसी लड़की के साथ रिश्ता बनाना तो दूर, उसने कभी किसी लड़की को किसी भी नहीं किया था। नशे में रहने के बाद भी राज ने कभी ऐसा करने के बारे में सोचा भी नहीं था, मगर मिस्टी को देख कैसे वो बावला हो गया था। मिस्टी उसे मना करने के बाद भी अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही थी। जब वो कभी भी मिस्टी को देखता था तो उसे मिस्टी काफी इरिटेटिंग और बिगडैल राजकुमारी लगती थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो इतनी इरिटेटिंग होने के बाद भी उसे अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगी। जैसे ही उसने अपनी हदों को पार किया, मिस्टी की दर्द भरी सिखों से वो होटल रूम भर गया। दर्द में मिस्टी को रोते देख राज रुक गया। उसने मिस्टी के चेहरे के पास आकर उसके आंखों से बहते आंसुओं को चूम लिया और फिर उसे किस करते हुए आगे बढ़ा। एक राउंड हो जाने के बाद उसने मिस्टी के शरीर से दूर होने की कोशिश की, तो जैसे उसका शरीर उससे और ज्यादा की डिमांड करने लगा। उसने एक दूसरे राउंड के लिए मिस्टी को अपनी गोद में उठाया। ऐसे ही करते हुए उसने 4 बार मिस्टी के साथ रिश्ते बनाए। आखिर में दर्द से रोते हुए मिस्टी की आवाज भी अब गले से निकलना बंद हो गई थी। सब कुछ हो जाने के बाद राज ने मिस्टी को कपड़ों में लपेटा और उसे बाथरूम के अंदर लेकर गया। उसे नहलाने के बाद राज उसे वापस बिस्तर पर लेकर आया। मिस्टी को पीछे से गले लगाकर उसके कंधे पर अपना चेहरा राख हो गया। मिस्टी तो दर्द और थकान की वजह से बहुत पहले ही सो चुकी थी। जब राज ने उसके शरीर पर ठंडा पानी भी डाला तो उसे इस बात का एहसास नहीं हुआ था। कहाँ वो अपने भाइयों की जान हुआ करती थी। उसके गांव में कोई भी ऐसा इंसान नहीं था जो उसे देखकर अपनी नजरें ना झुका लेता हो। सबकी नजरों में उसके लिए इज्जत रहती थी। और आज कहाँ अपने भाइयों से दूर जाकर उसने इस दुनिया को एंजॉय करने के बारे में सोचा था, लेकिन उसे बदले में क्या मिला? उसे बस इस दुनिया का भयानक रूप से देखने को मिला।
वो अपने भाइयों की जान थी, उनका मान थी, मगर आज जो हुआ उसके बाद तो जैसे मिस्टी अपने आप को ही शीशे में देखने के काबिल नहीं रही थी। उसी होटल रूम के बाहर एक वेटर खड़ा हुआ था जिसकी आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। 2 रिपोर्टर्स जिनकी गर्दन में काफी एक्सपेंसिव कैमरे लटके हुए थे, वो मुस्कुराते हुए उस वेटर को देखते हुए बोले, भाई तुझे कुछ नहीं होगा? कौन सा? उन लोगों ने तेरा चेहरा देख लिया होगा, और वैसे भी तूने उस कमरे में 2 वाइन बॉटल सर्व की थी, एक में ड्रग का डोज था और एक में नहीं। अगर किसी ने जांच भी की तो तू पकड़ा थोड़ी नहीं जाएगा। जिस बोतल में तूने ड्रग का डोज लिलाया था वो बोतल तो तूने पहले ही गायब कर दी है ना? ये सुनकर वेटर ने हाँ में सर हिलाया और बोला, देखिए कुछ भी हो लेकिन मेरा नाम नहीं आना चाहिए, मेरा भी परिवार है, मैंने तो बस पैसों के लिए ये किया था। रिपोर्टर बोला, कुछ नहीं होगा, अब यहाँ से चले जाओ, कुछ दिनों के लिए छुट्टी के ले लो, और वैसे भी वो एक सुपरस्टार है, तुम्हें क्या वो हमें भी हार्म नहीं पहुंचा सकता, वरना उसकी इमेज का क्या होगा? हाँ हाँ। ये सुनकर वेटर वहां से बेफिक्र होकर चला गया। उस रिपोर्टर के पास खड़ा दूसरा रिपोर्टर थोड़ा घबराया हुआ था। उसने कहा, भाई हम कब तक यहाँ खड़े रहेंगे? वो साथ वाला रिपोर्टर बोला, जब तक ये दरवाजा नहीं खुलता है, और दरवाजा खुलते ही सुपरस्टार राज ओबेरॉय की मूवी बनेगी। और भाई तू घबरा क्यों रहा है? हमें मनन दीक्षित ने इतने पैसे तो दिए हैं, जिंदगी भर ऐश करेगा तू, बस एक बार सुपरस्टार राज किसी लड़की के साथ मिल जाए। वहीं दूसरी ओर रावत हाउस में आरोही बिल्कुल भी अद्विजय के करीब नहीं जाना चाहती थी, मगर अद्विजय तो बिल्कुल मूड में लग रहा था। क्या आएंगे अद्विजय आरोही आज रात करीब? क्या होगा अब मिस्टी के साथ? क्या मृत्युंजय वापस सौम्या को लेने आएगा? आरोही जब चेंज करने नहीं गई तो अद्विजय ने सवाल क्या हुआ? ये सुनकर आरोही बोली, मैं इस ड्रेस को अनजिप नहीं कर सकती, क्या आप मेरी मदद करेंगे? और अगर अद्विजय ने अपनी कदम आगे बढ़े तो उसने अपने फोन को बिस्तर पर पटका और उस मरमेड ड्रेस को अनजिप किया, जिप को आरोही की कमर तक खींचते हुए, नाउ यू कैन चेंज, ये कहकर वो पलट गया। आरोही ने ड्रेस को नीचे से पकड़ा और जल्दी से वॉशरूम के अंदर भाग गई। जल्दबाजी की वजह से आरोही नाइट ड्रेस भी लेना भूल गई थी, उसे बाथरूम में टके बाथरोब से ही काम चलाना पड़ा। आरोही जब बाहर आई तो उसने बाथरोब के नोट को काफी कस के पकड़ा हुआ था। आरोही के बाहर आते ही अद्विजय शॉवर लेने चला गया। जब वो बाहर आया तो उसने एक बाथरोब को अपनी कमर के नीचे लपेटा हुआ था। ऊपर चेस्ट पर सिर्फ पानी की गर्म बूंद के अलावा कोई कपड़ा नहीं था। जब वो दूसरे बाथरोब से अपने बाल को सुखा रहा था तो पानी की बूंदें आरोही के ऊपर गिरी। आरोही बिस्तर पर बैठी हुई थी। उसने एक पल के लिए आंखें बंद की। अद्विजय ने मुड़कर आरोही की ओर देखा। बाथरोब आरोही के घुटनों तक आ रहा था। उसने अभी भी नोट को अपने दोनों हाथों से कसकर पकड़ हुआ था। आरोही के गीले बालों से पानी उसके बाथरोब में टपक कर जा रहा था। अद्विजय ने बाथरोब को टेबल पर रखा और आरोही के पास जाकर बोला, क्या तुम्हारे बाल भी मैं ही सुखाऊं? ये सुनकर अद्विजय ने अपनी आंखें खोली। अपनी चमकीली आंखों से उसने अद्विजय की आंखों में देखा। अद्विजय के होठों पर हल्की मुस्कुराहट थी। आरोही जल्दी से बिस्तर से नीचे उतरी। अद्विजय नहाकर आया था, इस वजह से उसके बालों से गिरे पानी की वजह से फर्श गीला हो गया था। जैसे ही आरोही ने उस फर्श पर अपना पर रखा, वो फिसल गई और गिरने लगी। अद्विजय ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और आरोही की कमर को थामकर उसे गिरने से बचाया। आरोही ने अपने कांपते होठों से कहा, मुझे छोड़िए। अद्विजय ने कहा, फाइन। ये कहकर उसने आरोही को छोड़ दिया। आरोही इस बार वाकई में फर्श पर गिर गई। उसके मुंह से कराहने की आवाज निकली। आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? आरोही ने गुस्से में कहा। ये सुनकर अद्विजय मुस्कुराया और उसने अपना एक हाथ आगे बढ़कर आरोही को उठने में मदद की। जब आरोही उठी तो वो किसी नाराज छोटे बच्चे की तरह अद्विजय की आंखों में देख रही थी। अद्विजय ने उसकी गुस्से से भरी आंखों को देखते हुए कहा, यकीन नहीं होता कि तुम्हारी एक 3 साल की बेटी है। खुद को देखो, खुद भी किसी छोटी बच्ची से कम नहीं हो, और तुम्हारा दिमाग भी एक छोटी बच्ची की तरह है। क्या कहा आपने? आरोही ने गुस्से में कहा। अद्विजय ने अपना एक हाथ रखकर आरोही के कंधे को थपथपाया, जैसे कि वो उसे समझा रहा हो कि उसे सच्चाई को अपना लेना चाहिए कि वो एक छोटी बच्ची ही है।
अद्विजय फिर उसे अपने साथ खींचते हुए ड्रेसिंग टेबल के पास लेकर गया। उसने हेयर ड्रायर को ऑन करके आरोही के बालों को सुखाया। अचानक आरोही के लिए केयरिंग बनकर अद्विजय कोई प्यार नहीं दिखाना चाहता था। वो तो बस उन दोनों के बीच इस पल को बढ़ाना चाहता था ताकि आरोही के अंदर पेशेंस खत्म हो जाए। उसने काफी धीरे धीरे आधे घंटे में जाकर आरोही के बालों को सुखाया। फिर वो फ्रस्ट्रेट होकर बोला, तुम इतने बड़े बाल रखती ही क्यों हो? ये सुनकर आरोही ने अपने बालों को अद्विजय के हाथों से खींचा और बोली, मेरे बाल, मेरी बॉडी, मेरी मर्जी। अद्विजय बोला, मगर मुझे तो तुम्हारे लंबे बाल पसंद ही नहीं है। क्यों ना आज तुम्हें नहीं काट दो और सिया की तरह ही हेयर कट कर कर मेरे सामने आओ। ये सुनकर आरोही बोली, बिल्कुल नहीं। अद्विजय उसे परेशान करते हुए बोला, तुम्हारी बेटी के ट्रीटमेंट के लिए सारा खर्चा मैं उठा रहा हूँ। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो पल भर में मैं हॉस्पिटल से तुम्हारी बेटी को निकालकर बाहर कर दिया जाएगा। और अभी तक तो तुमने मेरे पैसे देने के लिए ड्राइविंग ही नहीं सीखी है। ये सुनकर आरोही घबरा गई और बोली, नहीं, मैं भी अपने बालों को काट लूंगी। ये कहकर आरोही मन ही मन दुखी हो गई। वो अपना सर लटकाकर नीचे बैठ गई। अद्विजय ने ड्रेसिंग टेबल की सबसे नीचे वाली ड्रार को खोल लिया और उसमें से एक सीजर निकालकर आरोही को पकड़ा दिया। आरोही दुखी मन के साथ बोली, आप ही मेरे बालों को कट कर दें। अद्विजय बोला, क्या तुम्हें मैं इतना फ्री लगता हूँ? ये कहकर उसने सीजर को आरोही के सामने पटक दिया। आरोही ने कांपते हुए हाथों से सीजर को थामा। उसने अपने बालों को एक हाथ में पकड़ा और आंखें बंद करके अपने बाल काटने लगी। आरोही के बाल हल्के घुंघराले थे, फिर भी उसके बाल उसकी कमर से नीचे तक आते थे और वही सिया के बाल उसकी चेस्ट तक ही पहुंच पाए थे। जब आरोही ने अपने बालों की लेंथ को काटा तो वो कटे हुए बालों को देखकर जैसे गम में डूब गई। उसने उन बालों को ले जाकर डस्टबिन में डाला और अद्विजय की ओर मुड़ गई। अद्विजय उसे ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए बोला, जाओ, अब सिया की कोई ड्रेस पहन कर आओ, बिकॉज अगर तुम मेरे साथ सामने वही सिंपैथी सीकर आरोही बनकर आई तो मैं तुम्हें छू भी नहीं पाऊंगा। मैं डिस्गस्टिंग फील करूंगा। मैं ये सुनकर आरोही मन में बोली, इनके शब्दों से पूरी दुनिया कांपती है, मगर उनके शब्द ही झूठे हैं। क्या कोई ये बात जानता भी है? क्या खाक डिगस्टिंग फील करते हैं? अच्छे से पता है, जब रात में सो जाते हैं तो कैसे उनके हाथ मेरी कमर पर चले जाते हैं। न जाने सिया से पहले कितने अफेयर रहे होंगे इनके। मन में बड़बड़ाते हुए आरोही चेंज करने चली गई। उसने वहाँ बहुत ही प्यारी प्यारी गाउन्स को टंगे हुए देखा, मगर उसे याद आया कि सिया ने बताया था कि ये कपड़े अद्विजय ने उसके लिए अरेंज किए हैं, लेकिन वो तो सिर्फ टाइट फिटिंग डार्क कलर के कपड़े ही पहनती है। सबसे लास्ट वाली रो में जाकर आरोही को एक ब्लैक कलर की टाइट ड्रेस मिली। वो उस ड्रेस को पहनकर बाहर आई। अद्विजय इस वक्त लैपटॉप में अपना काम ना करके एक बुक पढ़ रहा था। जब उसने आरोही को देखा तो वो पल भर के लिए दंग रह गया। उसने एक बहुत ही टाइट ड्रेस पहनी हुई थी। वो ड्रेस आरोही के घुटनों से ऊपर ही थी, साथ में नीचे ब्लैक कलर की टाइट पेंट भी थी। साथ में उसने काफी लंबे हील्स कैरी किए हुए थे। अपने छोटे बालों को उसने एक ऊंची पोनीटेल में बांध लिया। अद्विजय ने उसे ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए कहा, क्या तुम चाहती हो तुम इस ड्रेस में मेरे साथ बिस्तर पर आओ? क्या तुम देख नहीं सकती कि इस ड्रेस में तुम ढंग से सांस भी नहीं ले सकती? आरोही बोली, तो मैं क्या पहनूं? कभी कहते हो ये ना पहनो, कभी कहते हो वो मत पहनो। चाहते क्या है आप? मेरी बिल्ली मुझे म्याऊं। अद्विजय बोला। फिर वो अपनी टोन बदलते हुए आगे बोला, वैसे तुम इस ड्रेस में बहुत ही बदसूरत लग रही हो। तुम सिया के सामने कुछ भी नहीं हो। ये सुनकर आरोही बोली, ठीक है, मैं सिया के सामने कुछ भी नहीं हूँ, सो मैं यहाँ से जा रही हूँ। आप बुला लीजिए, अपनी सिया को कीजिए उसके साथ बेड पर वाइल्ड रोमांस। मुझे तो कुछ भी नहीं आता, मैं तो बहन जी हूँ। ये कहकर वो कमरे से बाहर जाने लगी। अद्विजय ने देखा कि वो दरवाजे को खोलकर बाहर जा रही थी। अचानक उसके कदम दरवाजे के पास ही ठिठक गए। दरवाजा पूरी तरह से बंद नहीं था। कुमार किसी काम से अद्विजय से मिलने आ रहा था। उसने आरोही को गुस्से में सिया का जिक्र करते हुए सुन लिया था। वो ये सब सुनकर जल्दी से वहां से गायब हो जाना चाहता था,
मगर इससे पहले ही आरोही ने दरवाजा खोलकर उसकी चोरी पकड़ ली। आरोही शर्मिंदा महसूस करते हुए दरवाजे के पीछे छुप गई। अद्विजय ने कुमार को देखा तो उसकी भौहें सिकुड़ गई और वो बोला, यहाँ क्यों आए हो? ये सुनकर कुमार बोला, वो कुछ नहीं, मुझे आपसे कोई काम नहीं था, वो तो सौम्या दीदी को मामी से कुछ काम था। ये कहकर वो पीछे हुआ। उसके पीछे होते ही देव और आरोही ने सौम्या को देखा। सौम्या और कुमार दोनों ही अद्विजय और आरोही की बातें सुन चुके थे। दोनों ही काफी ऑकवर्ड फील कर रहे थे। उन्हीं के साथ आरोही भी काफी शर्मिंदा महसूस करने लगी। आरोही ने हल्का खांसते हुए कहा, कहो सौम्या, तुम्हें मुझसे क्या काम था? सौम्या ने एक नजर बिस्तर पर गुस्से से भर बैठे अद्विजय को देखा और वो हकलाते हुए बोली, आरोही बाहर आओ, मुझे तुमसे कुछ चाहिए। ये सुनकर आरोही बाहर आ गई। सौम्या ने कुमार की ओर देखा तो कुमार उन दोनों से थोड़ी दूर जाकर खड़ा हो गया। सौम्या ने आरोही के हाथ को पकड़ते हुए कहा, एक्चुअली मुझे तुमसे और सैनिटरी पैड्स चाहिए, क्या मुझे मिल सकते हैं? आरोही ने हाँ में सर हिलाया और वो फिर रूम में चली गई। उसने अपना एक पर्स सौम्या को थमा दिया। सौम्या ने उसे थैंक्स कहा, फिर वो वहां से चली गई। कुमार ने अपने दोनों पॉकेट में अपने हाथों को डाला हुआ था। सौम्या ने कुमार को देखते हुए कहा, कुमार जी, क्या मैं आपसे एक सवाल कर सकती हूँ? ये सुनकर कुमार बोला, हाँ बोला। सौम्या बोली, सिया जी, मिस्टर रावत की जिंदगी से चली क्यों नहीं जाती? वो जब खुद ये शादी करना चाहती थी तो क्यों इन दोनों के बीच है? कुमार काफी देर शांत रहा, फिर उसने कहा, विल, आप जब तक किसी इंसान को पर्सनली ना जान लो उसके बारे में कमेंट नहीं करना चाहिए। ये कहकर कुमार काफी तेजी के साथ वहां से चला गया। सौम्या थोड़ी कंफ्यूज हो गई क्योंकि जब से वो कुमार से मिली थी वो काफी मजाकिया और उसे काफी प्यार से बात करने वाला इंसान था, मगर आज उसने अजीब बिहेव किया। वो फिर गेस्ट रूम में चली गई। रूम में ढानी सोई हुई थी, वहीं कुमार हल्के गुस्से में था। उसे सौम्या पर गुस्सा नहीं आ रहा था, मगर वो सिया की थोड़ी सी भी बुराई बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अपने रूम में जाकर वो बेचैनी से टहलने लगा। अचानक उसने बाहर निकालकर देखा, रात के 12 AM बज चुके थे। घर में सभी लाइट्स भी बंद हो चुकी थी। वो धीरे धीरे कदमों के साथ एक रूम के बाहर जाकर खड़ा हो गया। उसने एक सीक्रेट चाबी से उसे रूम का दरवाजा खोला। अंदर जाकर उसने वहां नजर दौड़ाई। वहां का नजारा देख तो वो बुरी तरह हैरान रह गया। वो रूम सिया का था। सिया तो कुछ दिन पहले यहाँ से कहीं चली गई थी, लेकिन उसका सामान भी रूम में नहीं था। ये देखकर कुमार जैसे बुरी तरह कंफ्यूज हो गया था। काफी सालों पहले जब अद्विजय उन्हें अपने साथ लेकर आया था तो सिया भी अद्विजय के साथ थी। उस समय कुमार और राज दोनों ने अपने मॉम डैड को खोया था, जिस वजह से वो गुमसुम रहते थे। सिया ही थी जो उनसे बातें करके उनका मूड ठीक करने की कोशिश करती थी, उन्हें पार्टी में ले जाती थी। सिया से उन दोनों की काफी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। कुमार को काफी टाइम तक ये लगता था कि सिया अद्विजय की दोस्त है और वो सिया के नेचर और उसकी खूबसूरती को देखकर उसके प्यार में पड़ गया। लेकिन जब उसे ये पता चला कि सिया अद्विजय की गर्लफ्रेंड है तो जैसे उसकी दुनिया ही उजड़ गई। वो जहाँ सिया को प्रपोज करने चला था वो सिर्फ अब सिया का सीक्रेट एडमायरर बनकर रह गया था। वो चुपके चुपके सिया को देखा रहता था। उसने देखा था कि सिया अद्विजय को कितना ज्यादा प्यार करती थी। ये देखकर उसका दिल और ज्यादा दुखता था, जिस वजह से वो रावत विला को छोड़कर चला गया था और राज के साथ ओबेरॉय मैंशन में रहता था। फिर भी उसका दिल कहाँ शांत नहीं था। वो सिया के बारे में चुपके से पता करता रहता था। आज तक उसके सभी सॉन्ग्स भी इसीलिए हिट हुए थे क्योंकि उसने सारे सॉन्ग्स वन साइडेड लव के ऊपर लिखे थे। सिया के उस खाली रूम से निकलकर कुमार अपने रूम में चला गया। उसने अपने रूम में आकर लाइट्स को ऑन किया और उसे चाबी को छुपाकर बिस्तर पर लेट गया। वहीं अद्विजय के रूम में आरोही ने दरवाजे को लॉक किया और वो फिर बिस्तर के पास आ गई। उसने अचानक अद्विजय सवाल किया, वैसे सिया कहाँ चली गई है? अद्विजय बोला, आई डोंट नो। आरोही मन में बोली, क्या अजीब बात है, जिसकी गर्लफ्रेंड इतने दिनों से गायब है और उसको कोई चिंता ही नहीं है। शायद मेरा शक सही था, इन्हें सिया से प्यार ही नहीं है।
ये सिर्फ सिया के इमोशन से खिलवाड़ कर रहे थे। आरोही को ख्यालों में खोया देख अद्विजय बोला, अब वहां भूत बनकर ही खड़ी रहोगी या फिर मेरे करीब भी आओगी। ये सुनकर आरोही अद्विजय की ओर बढ़ी। अद्विजय ने उसे बिस्तर पर बैठने के लिए कहा। जब आरोही बिस्तर पर बैठी तो अद्विजय ने अपनी बुक को टेबल पर रखा। फिर आरोही को उंगली से इशारा कर उसे किस करने के लिए कहा। आरोही घबराते हुए अपने होठों को अद्विजय के होठों के पास ले गई और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। जैसे ही उसने किस किया तो उसे कुछ अजीब महसूस हुआ, क्योंकि आंखें बंद होने की वजह से उसने अद्विजय के होठों को नहीं बल्कि उसकी चीन को चूम लिया था। अद्विजय ने गुस्से से कहा, आंखें खोलो अपनी। ये सुनकर अद्विजय ने अपनी आंखें खोली। अद्विजय ने उसकी चिन्ह को पकड़ा और उसके होठों पर अपने होठ रखकर उसे किस करने लगा। आरोही बिस्तर पर काफी दूर बैठी हुई थी। अद्विजय ने उसे किस करते हुए अपने हाथों से आरोही की कमर को पकड़ा, उसे अपनी गोद में बैठा लिया। उसे किस करते हुए अद्विजय के बेचैन हाथ आरोही के कंधों को पकड़े हुए थे। कुछ देर बाद आरोही को कुछ अजीब महसूस हुआ और वो कसमसाने लगी। अद्विजय ने उसे खुद से थोड़ा अलग किया और बोला, क्या तुम अभी भी किस करते हुए सांस नहीं लेना सीख पाई हो? ये सुनकर आरोही ने ना में गर्दन हिलाई और बोली, नहीं, ये बात नहीं है, बात कुछ और है। ये सुनकर अद्विजय बोला, क्या बात है? ये सुनकर आरोही ने बताया, आई थिंक मुझे डेट हो गई है। अद्विजय ने अपनी आईब्रो उठाई। आरोही ने श्योर होकर रिक्वेस्ट की, मुझे छोड़िए। अद्विजय ने आरोही को छोड़ दिया। आरोही जल्दी से कपड़ों से भरी अलमारी के पास गई। उसने अपने लिए एक कंफर्टेबल नाइट ड्रेस निकाली। उसे कंफर्टेबल नाइट ड्रेस को पहनकर वो बाहर निकली। तब तक अद्विजय अपनी आंखें बंद करके सो चुका था। आरोही सधे कदमों के साथ रूम में एंटर हुई। वो काफी ज्यादा उलझन में थी, क्योंकि अचानक से उसके पीरियड आ गए थे। हमेशा से उसके पीरियड टाइम पर नहीं थे। कभी 2 महीने बाद आते थे तो कभी 1 महीने बाद ही आ जाते थे, जिस वजह से वो हमेशा अपने पास सैनिटरी पैड रखती थी। लेकिन आज सौम्या को जब जरूरत पड़ी तो उसने अपना सारा सामान उसे दे दिया। इतनी रात को उसे सौम्या को परेशान करना ठीक नहीं लगा। ऊपर से उसके पास धानी सोई हुई थी। वो धानी को जगाना नहीं चाहती थी, इसलिए वो बिस्तर पर न आकर बालकनी की ओर चली गई। बालकनी में ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थीं। हवाओं ने आरोही को सर्दी का एहसास कराया। उसने अपने बाजुओं को रब किया। थोड़ी देर में वो चुपके से फिर से रूम में गई और उसने एक एक्स्ट्रा ब्लैंकेट और पीलो निकाला और बालकनी में आ गई। अपना बिस्तर बालकनी में लगाकर वो लेट गई। उसने सोने की कोशिश की। पेट के निचले हिस्से में हो रहे दर्द ने उसे बुरी तरह बेचैन कर दिया। वो कई बार करवट लेने लगी। कभी उसे गर्मी से पसीना आता तो कभी उसे उल्टी का मन करता। इतनी लेट पीरियड आने की वजह से उसे दर्द भी काफी हो रहा था। आरोही बिस्तर से उठकर बैठ गई और उसने अपने घुटनों के बीच अपने सर को रखकर अपने होठों को दर्द से भींच लिया। तुम कमरे में क्यों नहीं आई? ये आवाज सुनकर आरोही चौंक गई और उसने अपना सिर ऊपर उठाकर देखा। चांद की हल्की रोशनी में उसे सामने अद्विजय खड़ा दिखाई दिया। अद्विजय ने इस वक्त लोवर और व्हाइट कलर की शर्ट पहनी हुई थी। शर्ट काफी हल्के कपड़े की बनी हुई थी, जिस वजह से उसकी मस्कुलर बॉडी दिखाई दे रही थी। 155 सेंटीमीटर की लंबाई लिए अद्विजय को देखने के लिए आरोही को अपना सर काफी ऊंचा उठाना पड़ा। चांद की रोशनी में उसके फीचर्स और उभर कर दिखाई दे रहे थे। उसकी गहरी आंखें इस वक्त काफी अट्रैक्टिव लग रही थी। अद्विजय चलकर आरोही के पास आया। उसने आरोही का हाथ पकड़ा। आरोही का हाथ काफी गर्म हो चुका था। अद्विजय ने सवाल किया, क्या तुम्हें बुखार हो गया है? ये सुनकर आरोही ने ना में गर्दन हिलाई और अपने पेट पर दोनों हाथ रखते हुए बोली, मुझे पीरियड के समय काफी ज्यादा पेन होता है। उसकी आवाज में पेन को फील करते हुए अद्विजय खड़ा हुआ और वो वहां से चला गया। आरोही ने फिर से अपने सर को अपने घुटनों के बीच रख लिया। अब तक तो वो दर्द के मारे सिसकने लगी थी। कुछ देर बाद दोबारा अद्विजय बालकनी में दिखाई दिया। इस बार अद्विजय अपने हाथों में एक कप पकड़े हुआ था। आरोही ने कंफ्यूज होकर अद्विजय की ओर देखा। अद्विजय झुका और उसने उस हिम कप को आरोही की ओर कर दिया। आरोही ने कप को देखा तो उसे काफी अच्छी खुशबू आई। कप में कड़क चाय थी, जिसमें चीनी की जगह ब्राउन शुगर डाला हुआ था।
आरोही ने गर्म चाय का एक सीप लिया तो उसे राहत महसूस होने लगी। चाय को पीने के बाद उसने मुस्कुराते हुए अद्विजय की ओर देखा और उसे थैंक्स कहा। अचानक अद्विजय नीचे झुका और उसने आरोही को अपनी गोद में उठा लिया। आरोही घबराते हुए बोली, ये क्या कर रहे हैं आपके कपड़े गंदे हो जाएंगे, प्लीज मुझे छोड़िए। ये कहते हुए वो अपने पैर हिलाने लगी। अद्विजय बोला, शांत हो जाओ। ये कहकर वो उसे उठाते हुए रूम में लेकर आया। उसने आरोही को बिस्तर पर बिठाया। अचानक से आरोही बिस्तर से उठ बैठी। अद्विजय ने उसके कंधों को पकड़कर फिर से बिस्तर पर बैठाया और बोला, क्या तुम्हें अपनी हेल्थ से ज्यादा बेडशीट की फिक्र है? ये कहकर उसने उसे गुस्से से घूर कर देखा, जिससे कि आरोही सहम गई। उसे बिस्तर बैठाकर अद्विजय ने सवाल किया, क्या तुम्हारे पास सैनिटरी पैड्स नहीं है? आरोही ने कहा, वो खत्म हो गए हैं। अद्विजय ने ये सुनकर कुछ नहीं कहा और वो फिर सिर्फ अपनी कार की के लेकर वहां से निकल गया। आरोही ने कंफ्यूज होकर सोचा, मन में सोचा कि शायद अद्विजय उसके लिए सैनिटरी पैड्स लेने जा रहा है, तो उसने अद्विजय को आवाज लगाई, रुकिए। अद्विजय उसकी आवाज सुनकर रुक गया। आरोही बिस्तर से उठाते हुए बोली, क्या आप मार्केट जा रहे हैं? ये सुनकर अद्विजय ने हाँ में सर हिलाया तो आरोही बोली, मुझे भी आपके साथ चलना है। अद्विजय बोला, यहीं रहकर आराम करो, मैं कुछ देर में आता हूँ। आरोही बोली, नहीं, दादी ने मुझे हमेशा आपके साथ रहने के लिए कहा है, और दूसरी बात, अगर मैं यहाँ रही तो मैं सिर्फ दर्द के बारे में सोचूंगी, जिस वजह से मैं पागल ही हो जाऊंगी। मैं बाहर जाऊंगी तो मेरा मन थोड़ा फ्रेश होगा। ये कहकर आरोही खड़ी हुई। उसने अलमारी से एक जैकेट ली और उसे अपनी कमर के नीचे बांध लिया। आरोही अद्विजय के पीछे चलते चलते नीचे गई। एक ब्लैक कार में बैठकर अद्विजय आरोही के कार में अंदर आने का इंतजार करने लगा। आरोही बैक सीट पर बैठने लगी तो अद्विजय चिल्लाते हुए बोला, क्या तुम्हें मैं ड्राइवर दिखता हूँ? ये सुनकर आरोही घबरा गई और जल्दी से ड्राइविंग सीट के पास बनी सीट पर बैठ गई। अद्विजय कार को काफी स्पीड के साथ ड्राइव करते हुए एक मॉल पहुंचा, जो मॉल 24 घंटे ओपन रहता था। रास्ते में आरोही ने कार की विंडो को खोल लिया था। ठंडी हवाओं की वजह से उसका मूड थोड़ा ठीक हो गया था और उसे इस वक्त उल्टी का मन नहीं कर रहा था। मॉल में आते ही अद्विजय ने आरोही का हाथ पकड़ा और उसे एक शॉप के अंदर लेकर गया। शॉप में फीमेल स्टाफ नींद की वजह से उबासी ले रही थी। अद्विजय को देखकर वो जल्दी से खड़ी हो गई। मुझे सैनिटरी पैड्स चाहिए, अद्विजय बोला। एपिसोड 40 वीडियो वायरल। ड्राइवर ने कहा, मैंने उन दोनों रिपोर्टर्स को ठिकाने लगा दिया है, मगर आप पहले ही वायरल हो चुके हैं। ये कहकर उस ड्राइवर ने एक वीडियो अपने फोन पर चलाकर फोन राज की ओर किया। राज ने उस वीडियो को देखा और वो काफी परेशान हो गया। वो ड्राइवर बोला, मैंने आपके साथ जो मुझे हुआ वो सब संभाल लिया है, मगर इस खबर को सिर्फ बॉस ही दबा सकते हैं। आपको उन्हें एक बार कॉल कर लेना चाहिए। ये सुनते ही राज बोला, नहीं, मैं मामा जी को अब और तंग नहीं करना चाहता और आपको भी मेरे साथ बॉडीगार्ड बनकर रहने की जरूरत नहीं है। आप मामा जी के पास जा सकते हैं, उन्हें ज्यादा खतरा है। ये सुनते ही वो ड्राइवर बोला, माफ करें, मैं बॉस के फैसलों के खिलाफ नहीं जा सकता। ये कहकर उसने कार को ड्राइव किया। राज को उसने ओबेरॉय हाउस छोड़ने का फैसला किया, मगर ओबेरॉय हाउस के बाहर लगी भीड़ को देखकर ड्राइवर ने कार को वापस ही घुमाना सही समझा। रिपोर्टर्स गुस्से में भरे बैठे थे। बस वो राज का घर आने का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने उसे कार को देखते ही दौड़ना शुरू कर दिया, मगर ड्राइवर जल्दी से कार को रिवर्स लेकर अब सीधा रावत हाउस पहुंच गया। लेकिन रावत हाउस के बाहर भी मीडिया कंपनी की एक कार खड़ी थी। ये देखकर तो जैसे राज काफी ज्यादा परेशान हो गया, क्योंकि उसकी वजह से मुसीबत अब अद्विजय के घर पहुंच चुकी थी। राज ने सोचा कि वो अब उन रिपोर्टर्स का सामना करेगा, लेकिन अचानक उसे मिस्टी का ख्याल आया। क्योंकि वो बाहर गया तो बातें मिस्टी के बारे में भी बनेंगी। उसने पहले ही मिस्टी के साथ नशे में बहुत कुछ गलत कर दिया था और अब वो उसके साथ और कुछ गलत नहीं कर सकता था। इसी बीच अद्विजय अपने स्टडी रूम के अंदर बने उस सेक्रेट रूम में था, जहां उसने काफी सारी ऐसी चीजों को पाया जिसे वो लड़की किसी से कनेक्ट हो सकती थी
और उन्हें अद्विजय की पल पल की खबर दे सकती थी। इवनली उस लड़की के पास घर के हर रूम की नकली चाबियां और एक बुक में सभी रूम के पासवर्ड भी लिखे हुए थे। अद्विजय ने उस सामान को देखते हुए सोचा कि आखिर वो लड़की कब से यहाँ थी और उसे किसने यहाँ भेजा था। अद्विजय ने परेशान होकर अपने माथे को सहलाया। उसने फिर अपने पॉकेट से फोन को निकाला। फोन में एक फोटो को देखकर अद्विजय ने गहरी आवाज में कहा, मुझे माफ करना, मैं आपके बच्चे को बचा नहीं पाया और ना ही आपको प्रोटेक्ट कर पाया। ये कहकर उसने बिस्तर पर रखे उस जासूस लड़की के सामान को फर्श पर फेंक कर मारा। अचानक उसके फोन स्क्रीन पर एक कॉल आने लगा। अद्विजय ने कॉल पिक किया तो दूसरी तरफ से किसी ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर अद्विजय के होश उड़ गए। फोन पर दोबारा किसी ने कहा, बॉस, आप सुन रहे हैं ना? बॉस, वो मर चुकी है। अद्विजय के हाथ से फोन गिरने वाला था। उसने जल्दी से फोन को संभाल लिया और अपने रूम से बाहर आया। स्टडी रूम के बाहर कुमार को खड़े देख अद्विजय कंफ्यूज हुआ। कुमार बोला, मामा जी, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। ये सुनते ही अद्विजय ने अपनी आईब्रो उचकाई। कुमार धीमी आवाज में बोला, मामा जी, बाहर मीडिया आई है और भाई के साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई है। ये सुनते ही अद्विजय ने सवाल किया, क्या हुआ है? कुमार ने अपना फोन आगे किया। उसके फोन में चल रही वीडियो को देखकर अद्विजय तेज कदम बढ़ाते हुए विला से बाहर निकला। उसने जाते हुए कुमार से कहा, जब तक रिपोर्टर्स यहाँ से चले नहीं जाते, उन चारों में से कोई भी बाहर नहीं आना चाहिए। ये सुनते ही कुमार ने हाँ में सर हिलाया और वो सौम्या के रूम की ओर बढ़ गया। मगर रूम में मिस्टी को ना देख वो थोड़ा कंफ्यूज हुआ। फिर वो सौम्या के रूम में गया। उसे लगा शायद मिस्टी सुबह सुबह उठकर ही सौम्या के रूम में चली गई थी। मगर रूम में सिर्फ उन तीनों को देखकर कुमार काफी कंफ्यूज दिखा। कुमार को देखकर आरोही ने सवाल किया, क्या हुआ कुमार? मामी जी, दी, धानी, आप तीनों में से कोई भी आज घर से बाहर नहीं निकलेगा। किसी को कोई जरूरी काम है तो आप मुझे बताइएगा। ये कहकर कुमार वहाँ से चला गया। आरोही को लगा कि शायद अद्विजय के कोई दुश्मन रावत हाउस पर हमला करने आए हैं, क्योंकि पहले उसे उस लड़की ने मारने की कोशिश की। अद्विजय ने उस लड़की पर गोली चलाई और उसे धानी के पास भेज दिया था। यह सब बातें इसी की ओर इशारा कर रही थी। वो घबराकर धानी को गले लगाकर खड़ी हो गई। सौम्या ने कहा, आरोही, हम लोग घर से बाहर तो नहीं जा सकते, मगर क्या हम बालकनी से देख सकते हैं कि आखिर क्या हुआ है? ये सुनते ही धानी भी क्यूरियस हो गई। तीनों फीमेल एक बालकनी के पास जाकर खड़ी हो गई। बालकनी में एक पर्दा लगा हुआ था। उन्होंने पर्दे के पीछे छुपकर रिपोर्टर्स को देखा। अद्विजय पूरी तरह से तैयार था। उसने आज एक नेवी ब्लू कलर का 3 पीस सूट पहना हुआ था। उसके बाल भी अच्छी तरह से सेट किए हुए थे। जब वो बाहर आया तो वो रिपोर्टर्स जो एग्रेसिवली राज की कार को घेर कर खड़े हुए थे, वो पीछे हटने लगे। अद्विजय का और ही कुछ ऐसा था कि सभी रिपोर्टर्स उसे डर गए। जहां राज को तो अपनी इमेज का डर था, वही अद्विजय को इस बात का कोई डर नहीं था। इवनली अद्विजय कुछ इलीगल करता भी था, तो ना ही पुलिस की हिम्मत थी कि वो अद्विजय तक पहुंच पाए, और ना ही मीडिया कंपनी अद्विजय के बारे में कुछ छापती थी। भले ही उन्हें अद्विजय के पास्ट के बारे में बहुत कुछ पता हो, जैसे कि हर जगह ये बात फैल चुकी थी कि अद्विजय ने अपने ही सगे चाचा को मौत के घाट उतार दिया था। यहाँ तक कि अद्विजय ने अपनी चाची को भी जिंदा नहीं छोड़ा। कोई ये नहीं जानता था कि अद्विजय ने ऐसा क्यों किया। बस वो मन में इस बात का खौफ मानकर बैठे थे कि जब अद्विजय अपने ही परिवार के सदस्य की बेरहमी से जान ले सकता है, तो वो उसके सामने और कौन ही है। इतना सब होने के बाद भी अद्विजय ने आज एशिया के नंबर 1 बिजनेस टाइकून होने का टैग पूरी ईमानदारी से कमाया था। विदेश से जुड़ने वाली कंपनियां भी अच्छे से जानती थी कि इंडिया में अद्विजय की कंपनी ही वो कंपनी है जिससे कोलैबोरेशन करके वो फायदा कमा सकते थे। न्यूज रिपोर्टर अब जैसे अपनी जान जान की खैर मानने लगे थे। अद्विजय बोला, इन सभी को यहाँ से बाहर करो। ये सुनते ही बॉडीगार्ड्स की एक टीम आगे आई और उन्होंने हर रिपोर्टर को पढ़कर वापस पहले तो उसे वैन में डाला और फिर वैन के ड्राइवर के कान पर बंदूक की नोक रखते हुए उसे वापस जाने के लिए कहा। रिपोर्टर कि वो वैन पार्किंग लॉट से पलक झपकते ही गायब हो गई। सब कुछ वहां पहले की तरह शांत हो गया था। राज की कार से ड्राइवर निकलकर बाहर आया
और उसने अद्विजय के पास आकर सारा मामला उसे बताया। अद्विजय ने बस अपने मुंह से कुछ ही शब्द निकाले, आधे घंटे में इंटरनेट से सारी खबरें गायब हो जानी चाहिए। उस ड्राइवर ने हाँ में सिर हिलाया। हालांकि वो ये नहीं जानता था कि वो ये काम कैसे करेगा, इसीलिए तो वो अद्विजय से पूछने आया था, वरना वो अद्विजय को परेशान भी नहीं करता। अद्विजय मुड़कर वहां से जाने लगा। तभी उसने कहा, दंश को कॉल करो, वो तुम्हारी मदद करेगा। ये सुनते ही ड्राइवर खुश हो गया और उसने जल्दी से दंश को कॉल किया। दंश, जो अभी उस लड़की को मौत के घाट उतार कर आया था, वो अपने छोटे से घर में जाकर वॉश बेसिन में अपने हाथों को धो रहा था। जब उसका फोन बजा तो उसने खून से सने हाथों से ही जाकर फोन को पिक किया। हेलो, कौन है? बोलो जल्दी। ये सुनते ही ड्राइवर ने बताया, ये मैं हूँ, तुम्हें इंटरनेट से राज ओबेरॉय के बारे में सारी खबरें गायब करनी है। दंश ने कहा, काम हो जाएगा, बोले तो एकदम परफेक्टली। उस ड्राइवर ने फोन रख दिया। जब अद्विजय विला के अंदर जाने लगा, तभी उसके विला में एक पोर्स कार एंटर हुई। उस कार से 3 लोग बाहर निकले, उसकी दादी, अनिका और राजवीर। दादी ने घबराते हुए बॉडीगार्ड से सवाल किया, यहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठा थे ना, वो सब कहाँ गए? ये सुनते ही बॉडीगार्ड ने बताया कि उन्हें अद्विजय के आर्डर पर भगा दिया गया है। दादी ने राहत की सांस ली, फिर वो चलते हुए अद्विजय के पास गई। अद्विजय ने झुककर दादी के पैर छुए, फिर वो अनिका और राजवीर को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए घर में अंदर चला गया। वो जाकर सोफे पर बैठ गया। दादी भी उसके सामने रखे सोफे पर बैठी और बोली, बहू कहाँ है? ये सुनते ही अद्विजय बोला, वो गेस्ट रूम में है। दादी नाराज होकर बोली, वो गेस्ट रूम में क्यों है? वो तुम्हारी वाइफ है, उसे तुम्हारे रूम में रहना चाहिए। अद्विजय ने आगे कोई शब्द नहीं कहा। वहीं आरोही, सौम्या और धानी तीनों सारा मामला खत्म हो जाने के बाद बालकनी से नीचे आई हाल में आकर उन्होंने दादी को देखा। आरोही ने दादी के पास आकर उनके पैर छुए। दादी ने आरोही को ऊपर से नीचे तक देखा और बोली, ये क्या पहना हुआ है? मैंने तुम्हें पहनने के लिए साड़ियां भिजवाई थी ना। ये सुनते ही आरोही कुछ बोलती, इससे पहले ही अद्विजय बोला, दादी वो मेरी वाइफ है, उसे क्या पहनना चाहिए और क्या नहीं, ये मैं डिसाइड करूंगा। दादी बोली, पर बेटा। अद्विजय बोला, दादी क्या मैं आपके कहने पर इसे आपकी बहू बनाया ये काफी नहीं है? ये सुनते ही दादी चुप हो गई। आरोही ने फिर अनिका और राजवीर के पैर छुए। राजवीर जी ने मुस्कुराते हुए आरोही के सिर पर हाथ रख दिया। सभी से आशीर्वाद लेकर आरोही किचन की ओर चली गई। उसने सैफ को चाय बनाने के लिए कहा और फिर वो जल्दी से बेडरूम में जाने के लिए सीढ़ियों पर गई। उसने एक बार मुड़कर अद्विजय की ओर देखा। अद्विजय ने अपनी आंखें झपकाकर इशारा किया कि सब ठीक है। आरोही फिर जल्दी से बेडरूम में गई और उसने शावर लेकर एक काफी हल्के कपड़े की सफेद साड़ी को पहन लिया, जिसके बॉर्डर पर गोल्डन कलर से एम्ब्रॉयडरी की हुई थी। नीचे आते हुए उसने अपने सिर पर पल्लू डाल लिया। उसके गीले बाल खुले हुए थे। अद्विजय चाय पी रहा था। जब उसने आरोही को देखा तो वो जैसे कि उसकी ब्यूटी में मेस्मराइज ही हो गया। जल्दी से उससे नजरें हटाकर अद्विजय दादी को देखते हुए बोला, दादी मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ से जा रहा हूँ। ये सुनते ही दादी बोली, कहाँ जा रहे हो तुम? अद्विजय ने कहा, मैं वापस बेस पर जा रहा हूँ। ये सुनते ही राजवीर, अनिका और उर्मिला तीनों ही दंग रह गए और बोले, तुम वापस वहाँ जा रहे हो, लेकिन क्यों? तुमने तो वादा किया था कि तुम दोबारा उस दुनिया में कदम नहीं रखोगे। अद्विजय ने चाय के कप को नीचे रखा और अपनी जगह से खड़े होते हुए वो बोला, दुश्मनों ने सिया को मार दिया है। ये सुनते ही तो जैसे उन तीनों को अपने अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। दादी ने लड़खड़ाती जुबान के साथ कहा, अद्विजय तुम क्या कह रहे हो? एक बार तुम दोबारा बता सकते हो? तुमने अभी क्या कहा? अद्विजय बोला, हाँ वो मर चुकी है। ये सुनते ही तो जैसे दादी धम्म से वापस सोफे पर गिर गई। अनिका ने उनको संभाल लिया। अद्विजय बिना भाव के साथ उन तीनों को देखते हुए वहाँ से चला गया। दादी ने सीढ़ियों से नीचे आई आरोही को देखा और बोली, अद्विजय को रोको, वो जाने ना पाए। ये सुनते ही आरोही अद्विजय की ओर जाने लगी। उसने अद्विजय के हाथ को पकड़ा। अद्विजय ने उसके हाथ को हटाया और पहली बार उससे काफी जेंटल वॉइस में बोला, मुझे जाना होगा। ये कहकर वो वहाँ से चला गया।
आरोही ने भी ये बात सुनी थी कि सिया मर चुकी है। उसे भी इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था। वो खोई हुई ही वापस आई। दादी सदमे से बाहर भी नहीं आई थी। जब उन्होंने देखा कि आरोही अकेले ही वापस आ रही है, तो दादी की आंखों में जैसे गुस्सा भर आया। उन्होंने खड़े होकर आरोही को देखा और फिर आरोही पर हाथ उठा दिया। अचानक लगे इस थप्पड़ की वजह से आरोही संभाल नहीं पाई। पीछे से राजवीर जी ने आरोही के कंधे को पकड़ा और वो चिल्लाए, माँ ये सब क्या है? आपने बहू पर हाथ क्यों उठाया? ये सुनते ही दादी बोली, तुम दूर रहो, ये किसी काम की नहीं है। मैंने ये शादी कराई थी ताकि मेरे पोते से सारी मुसीबतें दूर हो जाएं, मगर ये तो मनहूसियत का पिटारा है। इसकी वजह से हमारी सिया मर चुकी है। अब मैं सिया के परिवार को क्या मुंह दिखाऊंगी? कहाँ मैंने सिया को अद्विजय की पत्नी बनाने का सपना देखा था। इसकी वजह से सब कुछ खराब हो गया। ये सुनते ही राजवीर जी गुस्से में बोले, माँ सिया के साथ जो हुआ है उससे आरोही का कोई लेना देना नहीं है। दादी बोली, लेना देना है। पंडित जी ने भी बताया कि इसकी किस्मत में दुख ही दुख लिखे हैं, तो ये मनहूसियत नहीं तो और क्या है? अनिका भी आरोही का बचाव करते हुए बोली, माँ जी प्लीज ऐसा मत कहिए, इसमें आरोही की कोई गलती नहीं है। ये सुनते ही दादी बोली, मुझे अब इसके काबिलियत पर शक हो रहा है। शादी के 2 महीने होने को आए हैं, अभी तक ये है, प्रेग्नेंट भी नहीं हुई। और दूसरा, इसे मैंने कहा है हमेशा अद्विजय के साथ रहने के लिए। ये अद्विजय को रोक तक नहीं पाई, तो कम से उसके साथ तो जाना चाहिए। ये कहकर उन्होंने आरोही का हाथ पकड़ा और बोली, तुम्हें अब अद्विजय के साथ जाना होगा। वो कहीं भी जाए तो मैं उसके साथ रहना ही होगा। ये सुनते ही राजवीर ने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और सख्त आवाज में बोला, माँ आरोही कहीं नहीं जाएगी। ये मेरी बहू है और इसकी रक्षा करना हमारा धर्म है। आप तो जानती हैं वो जगह कितनी खतरनाक है जहाँ अद्विजय जा रहा है। ये सुनते ही दादी बोली, तो तुम मेरी बातों को नहीं मानोगे? राजवीर बोला, हाँ माँ, आज मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। ये सुनते ही उर्मिला ने गहरी सांस भरी और बोली, मैंने एक बेटे को तो खो ही दिया है, दूसरा भी अब मेरे साथ इस तरह व्यवहार कर रहा है। ये सुनते ही राजवीर ने अपनी माँ को देखा, जो कि इमोशनल होने का ड्रामा कर रही थी। उन्होंने फिर काफी तेज आवाज में कहा, आपने एक बेटे को खोया है, वो भी अपनी गलती की वजह से। एपिसोड 41। अपनी माँ को सुनाकर राजवीर आरोही को अपने साथ लेकर चले गए। दादी ने गुस्से में खुद से कहा, सब लोग मेरे खिलाफ हो गए हैं। इस कल की आई लड़की की वजह से इसे मुझे अपने कंट्रोल में अब लेना ही होगा, इससे पहले की बात आगे ना बढ़ जाए। वहीं अनिका और राजवीर आरोही को टेरेस पर लेकर आए। टेरेस पर ठंडी हवाएं चल रही थीं। आरोही ने टेरेस से अद्विजय को जाते हुए देखा। अद्विजय के साथ कुमार खड़ा था। लग रहा था कि शायद वो जाने की जिद कर रहा है, मगर अद्विजय ने उसे अपने रास्ते से हटाया और खुद कार में बैठकर वहां से चला गया। आरोही कंफ्यूजन में थी कि आखिर अद्विजय ऐसी किस जगह पर जा रहा है जहां उसे खतरा है, और जब उसे खतरा है तो वो अकेला क्यों जा रहा है। पीछे से अनिका जी ने आरोही के कंधे पर हाथ रखा और बोली, माँ जी ने आपके साथ जिस बिहेव किया उसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं आरोही। ये सुनते ही आरोही बोली, नहीं माँ, आप ये किस तरह की बात कर रही हैं? आपको इसमें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। दादी बस थोड़ा इमोशनल हो गई थी। ये सुनते ही अनिका ने राजवीर की ओर देखा। राजवीर बोले, आरोही, हम दोनों तुम्हारा साथ देंगे। हमें बस एक बात बताओ, क्या तुम अद्विजय के साथ खुश हो? ये सवाल सुनते ही आरोही कुछ देर चुप रही। राजवीर बोला, तुम ये देख तो चुकी होगी कि अद्विजय हम दोनों से किस तरह बिहेव करता है, ऐसे जैसे कि हम उसके लिए एग्जिस्ट ही ना करते हो। आरोही की आंखों में कई सवाल थे। राजवीर जी बोले, ये सब हमारी ही एक गलती की वजह से है। अगर हमने सालों पहले वो गलती ना की होती तो आज अद्विजय ऐसा नहीं होता। वो एक आम इंसान की तरह होता, हंसता बोलता, लोगों से नफरत नहीं करता। हमसे हमारी इकलौती औलाद दूर नहीं हो गई। आज जो मेरी अनिका अपने बेटे के लिए तरसती है, हर रात उसकी याद में रोती है, उसकी हालत ऐसी नहीं होती। अनिका ने अपनी पलकें झुका ली। ये सब सुनकर आरोही और ज्यादा क्यूरोस हो रही थी।
राजवीर जी बोले, आरोही दरअसल जब अद्विजय 5 साल का था तभी से वो काफी बीमार रहता था। हमने अद्विजय के इलाज के लिए दुनिया भर के डॉक्टर से बात की, मगर सबने कहा कि अद्विजय 1-2 साल से ज्यादा नहीं जी पाएगा। उस वक्त बस भगवान ही हमारा सहारा थे। माँ को भी अद्विजय की काफी फिक्र थी। वो मंदिरों में दिन रात अद्विजय की सलामती के लिए दुआएं मांगती, मगर अद्विजय ठीक नहीं हुआ। एक दिन माँ एक महापंडित को अपने घर लेकर आई। महापंडित ने उन्हें ये सुझाव दिया कि अद्विजय की सारी बीमारियां तभी दूर होगी जब वो हमसे दूर होगा। ये सुनते ही तो हम जैसे बहुत ही ज्यादा हैरान थे और किसी भी कीमत पर ऐसा करने के लिए तैयार नहीं थे। पंडित जी ने हमें खूब समझाया कि अद्विजय हमारे साथ रहेगा तो वो जी नहीं पाएगा। हमारा प्यार और लाड ही उसके लिए मुसीबत है। जितना हम उसके पास रहकर उसे प्यार देंगे, उसकी तबीयत उतना ज्यादा खराब होगी। हमने महापंडित की बातों को नहीं माना तो इसी बीच हम पर किसी का जानलेवा हमला हुआ। हमारे घर के सारे नौकर मारे गए थे। उस दिन घर में अनिका और अद्विजय ही थे। हमलावरों ने अनिका को बेरहमी से मारा था। फिर भी अनिका ने अद्विजय को अपनी सारी हिम्मत बटोर कर उन लोगों से बचाए रखा। काफी देर बाद हम लोग आए थे और हमने उन्हें बचाया था। हॉस्पिटल जाकर हमें पता चला कि हमले की वजह से अनिका के इंटरनल ऑर्गन खराब हो गए थे। हमलावरों ने अनिका पर हमला किया था। उसके बाद अनिका ने अपनी दोबारा माँ बनने की क्षमता भी खो दी थी, जिसके बाद हमें महापंडित की बातें सच लगने लगी और हमने अद्विजय को उनके कहने के अनुसार विनीत को दे दिया। विनीत मेरा छोटा भाई था जो कि यूरोप में रहता था। महापंडित ने हमें बताया था कि जब तक अद्विजय 25 साल का नहीं हो जाता तब तक हम अद्विजय को देख भी नहीं सकते, यहाँ तक कि हम उसकी फोटोज तक भी नहीं देख सकते थे। 20 साल हमने ऐसे बिताए थे कि जैसे हम बे औलाद हो। ये 20 साल हमने कैसे बिताए हैं ये हम ही जानते हैं। इस वजह से अद्विजय हमसे नफरत करता है। उसकी नजरों में उसके माँ बाप तभी मर चुके थे जब उसे जबरदस्ती यूरोप भेजा गया था। इसी बीच अद्विजय के निकलते ही कुमार एक एप्पल की बाइट लेते हुए उर्मिला रावत के पास आया और उसने उर्मिला के चरण स्पर्श किए। उर्मिला ने उसको आशीर्वाद दिया। उर्मिला को परेशान देख कुमार बोला, दादी जरूर मामा जी को कोई कंफ्यूजन हुई होगी। आप तो जानती हैं कि सिया कितनी स्ट्रांग लड़की है। आपने देखा ना एक दिन कैसे उसने मुझे अपने एक हाथ से ही लहूलियन कर दिया था। ये सुनकर उर्मिला बोली, कुमार अद्विजय के लोग उसे कभी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। ये सुनकर कुमार कुछ देर खामोश रहा, फिर वो अपने रूम में चला गया। उसने जल्दी से दरवाजे को बंद किया और वो अपने दिल पर हाथ रखकर रोने लगा। वो दरवाजे के पास ही जाकर बैठ गया। प्यार को खोने का दर्द लड़कों को भी होता है। लड़कियों के पास उनकी दोस्त होती है जिनके पास जाकर वो रो सकती हैं, मगर लड़के के पास चाहे कितना भी बड़ा परिवार हो, वो हमेशा अपने दर्द और आंसुओं को छुपा कर रखते हैं। इसी तरह कुमार ने भी अपने दर्द को उसी बंद कमरे में ही बाहर निकाल दिया। इसी बीच राज की कार में मिस्टी अभी भी कार से बाहर नहीं निकल रही थी। राज उसको देखते हुए बोला, अब क्या हुआ है? तुम बाहर क्यों नहीं निकल रही हो? तुम्हारी बॉडी इस ड्रेस में पूरी तरह कवर है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। ये सुनकर मिस्टी ने घूर कर राज को देखा और बोली, लेकिन हमारे चलने का क्या? आपने हमारे साथ जो किया है उसकी वजह से हम अब ढंग से चल भी नहीं पा रहे हैं। ये सुनकर राज बोला, इट्स नॉट अ बिग डील, आओ मैं तुम्हें गोद में उठाकर अंदर ले चलता हूँ, वैसे भी मैं तो तुम्हारा घोड़ा हूँ। ये कहकर उसने मिस्टी का मजाक उड़ाया। मिस्टी ने गुस्से में राज को लात मारी। राज ने उसके पैर को पकड़कर गुस्से से अपने दांत भींचते हुए कहा, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? ये सुनकर मिस्टी गुस्से से बोली, हाथ नहीं उठाया है, आपको दिख नहीं रहा, हमने आप पर पैर उठाया है। आपके पास ना अक्ल है, ना शकल है और ना आंखें। ये सुनकर राज बोला, डोंट क्रॉस योर लिमिट्स, तुम जानती नहीं इस चेहरे की लाखों लड़कियां दीवानी हैं। मिस्टी मजाक बनाते हुए बोली, हाँ पर उन लाखों लड़कियों में हम शामिल नहीं हैं, हम राजकुमारी हैं। हम जिसे चाहेंगे वो राजकुमार होंगे। आपकी तरह कोई एक्टर नहीं जो दिन रात बस मूवीज में गंदे गंदे किसिंग सीन करके पॉपुलर बन जाता है। ये सुनकर राज अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोला, ओह हेलो मैडम, वो कोई रियल किस नहीं होती, सब एक्टिंग का पार्ट होता है। ये सुनकर मिस्टी बोली, जो भी हो हमें इससे क्या। ये कहते ही उसने कार के डोर को ओपन किया और बाहर उतर गई।
जब उसाने पर रखा तो दर्द से उसकी चीख निकल गई। राज दूसरी ओर से उतरकर आया और उसने उसको देखते हुए कहा, क्या हुआ? टूट गया तुम्हारा पैर? अच्छा हुआ। ये सुनकर मिस्टी रोते हुए बोली, आप जिस तरह हमारा मजाक उड़ाते हैं, भगवान कभी आपको किसी लड़की का प्यार ना दे। ये सुनकर राज ने अपने हाथों को पॉकेट में डाला और बोला, मुझे जरूरत भी नहीं है। ये कहते हुए वो आगे जाने लगा। मिस्टी लंगड़ाते हुए अंदर आने लगी। राज अचानक से पीछे मुड़ा और बोला, क्या तुम मेरी मदद चाहती हो? ये सुनकर मिस्टी बोली, कोई जरूरत नहीं है, हमें आपकी मदद की। राज बोला, देख लो, मेरी मदद नहीं चाहिए तो घर के बाकी लोगों को क्या बताओगी? क्यों तुम नहीं चल पा रही हो? क्या बता पाओगी? कल रात हमारे बीच क्या हुआ? ये सुनकर मिस्टी घबरा गई। वो कुमार के सामने अपनी इमेज नहीं खराब करना चाहती थी। राज उसको सोच में घूम देख उसके पास आया और उसने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए उसे उठने में मदद की। फिर वो उससे बोला, तुम्हें बेहोश होने का नाटक करना होगा, मैं तुम्हें गोद में उठाकर तुम्हारे रूम तक ले जाऊंगा। मिस्टी ने राज के इस आइडिया को नकारा नहीं। राज ने उसे गोद में उठाया तो मिस्टी ने अपनी आंखें बंद कर ली। जब वो अंदर पहुंचा तो सोफे पर बैठी उर्मिला की नजर उन दोनों पर गई। उर्मिला ने खड़े होकर राज से सवाल किया, ये लड़की कौन है? राज। ये सवाल सुनकर राज बोला, ये कुमार की कोई फैन है। काफी दिनों से कुमार ने इस लड़की को अपने साथ रखा हुआ है। दादी बोली, ये लड़की तुम्हारे लिए खतरा हो सकती है, तुम्हें इस तरह एक अनजान लड़की को घर में नहीं रखना चाहिए। ऊपर से ये तो शक्ल से ही नाबालिग लगती है, इसे आज के आज इसके घर भेज दो। फिर उन्होंने मिस्टी की बंद आंख और लटके हुए हाथों को देखा तो कंफ्यूज होकर पूछा, इसे क्या हुआ है? ये सुनकर राज ने बहाना बनाते हुए कहा, इस गरीब लड़की को कई दिनों से खाना नहीं मिला था, आज से खाना मिला तो ये खाना खाकर ही कार में कुंभकर्ण की तरह सो गई। ये सुनकर दादी बोली, भिखारी को भीख देना अच्छा होता है, मगर उन्हें घर में जगह देना बिल्कुल अच्छा नहीं है। तुम समझ रहे हो ना? ये सुनकर राज ने हाँ में सिर हिलाया। वो जब मिस्टी को एक दूसरे गेस्ट रूम में जाकर बिस्तर पर पटक कर आया तो मिस्टी गुस्से से फटते हुए बोली, क्या कहा? हम भिखारी हैं। जानते हैं हमारे भाई साहब कितने अमीर हैं। वो चुटकियों में आपको और आपके पूरे परिवार को सड़क पर ला सकते हैं। ये सुनकर राज बोला, फिलहाल तो तुम सड़क पर जाने वाली हो। सच सच बताओ, रात को तुम ही नशे में होने का ड्रामा करके मेरे करीब आई थी ना? जवाब में मिस्टी बोली, आप ये क्या कहे जा रहे हैं? हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, समझे? और ये हमसे दूर रहकर बात कीजिए। ये सुनकर राज मिस्टी के और करीब आ गया और बोला, क्यों? क्या हुआ? फिर से अपने आप पर काबू नहीं रख पा रही हो? ये सुनकर मिस्टी बोली, कहा ना, हमसे दूर हटिए। ये कहते ही उसने राज को धक्का दे दिया। राज मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर निकला और उसने कॉल करके एक गायनोकोलॉजिस्ट को वहां आने के लिए कहा। कुछ देर में वो गायनोकोलॉजिस्ट आ गई और उसने मिस्टी को चेक करके उसे पेनकिलर दी और साथ में कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी दी। गायनोकोलॉजिस्ट को बाहर छोड़ते हुए राज ने कहा, मेक श्योर कि ये बात किसी को पता ना चले। ये सुनकर गायनोकोलॉजिस्ट ने हाँ में सिर हिलाया। वहीं आरोही, राजवीर और अनिका तीनों टेरेस से नीचे आए। उन्हें भी सिया की मौत का काफी दुख था, मगर होनी को कौन टाल सकता था। उन्होंने नीचे आकर दादी को वापस चलने के लिए कहा तो दादी बोली, नहीं, मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक अद्विजय वापस नहीं आ जा सकता। आ जाता, तुम लोग यहाँ से जाओ। ये सुनकर राजवीर जी बोले, माँ आप यहाँ हैं तो हम भी यही रहेंगे, अद्विजय की फिक्र हमें भी है। ये कहते हुए वो आरोही की ओर बढ़े और उन्होंने पूछा, इससे आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ये सुनकर आरोही ने जल्दी से ना में सिर हिलाया। दादी कुछ देर बाद उठकर रेस्ट करने के लिए चली गई। अनिका, राजवीर दोनों किचन में गए। उन्होंने शेफ को वहां से जाने के लिए कहा। अनिका किचन काउंटर पर बैठ गई और राजवीर ने वेजिटेबल्स को कट करना शुरू किया। दोनों सभी घर वालों के लिए खाना बनाने लगे। आरोही ये देखकर काफी शॉक थी कि उसके सास ससुर कितने लविंग कपल थे। आरोही ने उन दोनों को परेशान न करने के बारे में सोच और वो फिर वहाँ से बाहर चली गई। अदी वजह नहीं था तो उसने सोचा कि वो ऑफिस जाकर क्या करेगी। इससे अच्छा वो ढानी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकती थी।
4 दिन बाद सौम्या ने आरोही से कहा, आरोही, मैं माँ से बात करना चाहती हूँ, मगर माँ मेरा कॉल पिक नहीं कर रही है, सो मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। ये सुनकर आरोही बोली, ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, बिकॉज मैं यहाँ कई दिनों से रहकर बोर हो चुकी हूँ। धानी, जो कि बिस्तर पर बैठी खिलौनों से खेल रही थी, वो अपने हाथ उठाते हुए बोली, धानी भी आपके साथ चलेगी। आरोही ने धानी को अपनी गोद में लिया और वो तीनों ब्लैक एसयूवी में बैठ सौम्या के घर पहुंचे। आरोही ने दूर से अग्रवाल हाउस को देखा, जिस पर ताला लगा हुआ था। सौम्या का घर अग्रवाल हाउस से कुछ दूरी पर था। सौम्या ने व्यास निवास के बाहर आकर डोरबेल को प्रेस किया। कुछ देर बाद दरवाजा खोलने निकिता आई। उसने आरोही को देखकर एक झूठी स्माइल पास की अंदर जाने के बाद उन्हें लिविंग और एरिया में गोलू, राघव जी, ममता और निहारिका जी दिखे, जो कि टीवी देख रहे थे। निहारिका ने राघव की फैमिली को एक ही रूम दिया हुआ था, जिसका रेंट उन्होंने 5 जतों रखा हुआ था। ममता इतनी बेशर्म थी कि वो उसे इतने भी पैसे देने के लिए तैयार नहीं थी। निहारिका उसकी दोस्त थी, जिस वजह से निहारिका ने उसे फोर्स भी नहीं किया। सौम्या को अपने सामने देखकर निहारिका जी बोली, किस लिए आई हो यहाँ? ये सुनकर सौम्या बोली, माँ, क्या मैं आपसे अब मिलने भी नहीं आ सकती? निहारिका बोली, आ सकती हो, मगर अपने पति के साथ क्या वो आए हैं? निकिता बोली, नहीं आंटी, बाहर तो बस एक कार है और साथ में ड्राइवर है। ये सुनकर निहारिका बोली, ये कार तुम्हारे पति ने भिजवाई है क्या? ये सुनकर सौम्या बोली, नहीं। क्या तुम्हारा पति तुमसे दोबारा मिला? निहारिका ने सवाल किया। ये सुनकर दोबारा से सौम्या ने ना में जवाब दिया। निहारिका बोली, तो क्यों आई हो यहाँ मेरा मजाक बनवाने? अभी के अभी चली जाओ यहाँ से। आरोही ने सौम्या का हाथ पकड़ा और बोली, आंटी जी, अपनी ही बेटी से गैरों जैसा बर्ताव न करें। तुम चुप रहो, मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ। और ये बताओ, तुम्हारे पास ये कार, ये महंगे कपड़े कहाँ से आ गए? कभी तुम किसी अमीर से शादी करके आती हो, कभी बच्चा लेकर आती हो, कभी दुल्हन बनकर आती हो, और अब किसी रईस की कार में आई हो। आखिर क्या काम करती हो? तुम्हारी हरकतें बिल्कुल मोहल्ले के बाहर बसे कोठी में रहने वाली औरतों की तरह है। निहारिका की बातों का क्या जवाब देगी आरोही? कैसे कुमार अभी खुद को संभालेगा? क्या मिस्टी चली गई है अपने घर? नेक्स्ट एपिसोड। निहारिका ने जब आरोही के कैरेक्टर पर उंगली उठाई तो सौम्या चिल्लाई, बस माँ, आप आरोही के बारे में ऐसा कुछ नहीं कहेंगे। आपको हमसे इतनी ही दिक्कत है तो हम चले जाते हैं यहाँ से। चलो आरोही। ये कहते ही सौम्या मुड़ी। ममता ने निहारिका के कंधे पर हाथ रखा और बोली, निहारिका, अपनी बेटी से ऐसा बर्ताव मत करो सौम्या। आओ इधर। आरोही, तुम भी आओ, मैं तुम दोनों के लिए चाय बना कर लाती हूँ। ये कहते ही ममता किचन में चली गई। उसने किचन में बनी खिड़की को खोलकर बाहर खड़ी एसयूवी कार को देखा। चमचमाती कार को देख ममता की आंखें चमक गई। फिर वो चाय लेकर कुछ देर बाद बाहर आई तो बोली, आरोही, तुम कितनी अच्छी कार में आई हो। क्या तुम कोई अच्छी जॉब करती हो? ये सुनकर आरोही बोली, हाँ चाची जी, मैं रावत कॉर्पोरेशन में सेक्रेटरी की जॉब करती हूँ और ये कार मेरी नहीं है। ये सुनकर ममता बोली, बेटा, तुम तो जानती हो कि तुम्हारे चाचा की कोई परमानेंट जॉब नहीं है। अब बस हमारे लिए तो निकिता ही हमारे घर की बड़ी बेटी है। जो हुआ उसका सबक इसने ले लिया है, तो अब क्या तुम इसे रावत कॉर्पोरेशन में जॉब दिला सकती हो? सुना है वहाँ अच्छी सैलरी मिलती है और रहने के लिए शायद अपार्टमेंट भी मिलता है। ऐसा हुआ तो इससे हमारी परेशानियां कम हो जाएंगे। ये सुनकर आरोही बोली, ठीक है चाची जी, मैंने निकिता को रावत कॉर्पोरेशन में ले जाऊंगी। इसे बस इंटरव्यू पास करना होगा। निकिता, जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, वो अचानक से गायब हो गई। उसने मन ही मन कहा, मैं भी जानती हूँ कि तुमने कौन सा इंटरव्यू पास किया होगा। तुम्हें क्या लगता है दुनिया में तुम ही खूबसूरत हो? अभी तुमने निकिता के हुस्न का जादू देखा नहीं है। ये कहते ही वो मन में मुस्कुराने लगी। उसने आरोही की लाइट ग्रे कलर की साड़ी को देखा, जो थोड़ी स्टाइलिश थी। इसी बीच आगे बोली, आरोही, वैसे निकिता कल इतने बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देने जाएगी। इसके पास तुम्हारे जितने ढंग के कपड़े नहीं हैं। क्या तुम इसे अपने साथ शॉपिंग पर ले जा सकती हो? ये सुनते ही निकिता मुस्कुराते हुए आरोही के पास जाकर खड़ी हो गई।
इस वक्त आरोही के पास 5 से 7 हजार रुपए थे। फिर भी वो मुस्कुराते हुए निकिता को अपने साथ शॉपिंग पर ले जाने के लिए मुड़ी। तभी गोलू चिल्लाया, दीदी आप कुछ भूल रही हैं। ये सुनकर आरोही बोली, आओ तुम भी चलो। गोलू बोला, नहीं दीदी, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता, मगर मेरे लिए एक चॉकलेट भिजवा दीजिएगा। ये सुनकर आरोही मुस्कुराई। तभी राघव जी जो चाय पी रहे थे, उन्होंने कहा, आरोही तुम लोग शॉपिंग करने जाओगे, तब तक ढानी को हमारे पास छोड़ जाओ, ये परेशान हो जाएगी वहां तुम्हारे साथ शॉपिंग पर जाकर। आरोही ने धानी की ओर देखा। धानी ने ना में गर्दन हिलाई और बोली, मम्मा आई प्रॉमिस, मैं आपको परेशान नहीं करूंगी, प्लीज मुझे अपने साथ ले चलो। ये सुनकर आरोही बोली, चाचा जी मैं धानी को अपने साथ ही ले जाऊंगी, वो मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं करती है। ये कहते ही वो व्यास निवास से बाहर निकली और बाहर सड़क पर पार्क हुई कार में जाकर बैठ गई। पड़ोसी अपने घरों से झांककर उस महंगी कार को देख रहे थे। सब निहारिका से जल रहे थे। निकिता काफी देर से आरोही को नोटिस कर रही थी। उसने अचानक आरोही के बालों में अपना हाथ रखा और सवाल किया, दीदी ये आपकी मांग में सिंदूर है ना? क्या आपने दोबारा शादी कर ली है? ये सुनकर आरोही बोली, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। निकिता बोली, तो आपने ये सिंदूर राहुल गुप्ता के लिए लगाया है। वैसे सिंदूर लगाने से वो वापस आपके पास तो नहीं आ जाएगा? सौम्या ये सुनकर बोली, निकिता तुम्हारे परिवार के लिए आज तक आरोही ने कितना किया है, मगर तुम हो कि कभी आरोही को चैन से जीने नहीं देती। तुम हमेशा आरोही पर उंगली उठाने आ जाती हो। कभी खुद के गिरेबान में झांक कर देखा है तुमने आज तक क्या किया है? निकिता ने कहा, वेल, आप बीच में क्यों बोल रही हैं? मैं अपनी कजिन से बात कर रही हूँ। ये सुनकर आरोही बोली, निकिता चुप रहो, बहुत हुआ। निकिता चुप हो गई। आखिर में उसे आरोही के पैसों से शॉपिंग जो करनी थी, मॉल में जाकर वो एक स्टोर में गई। उसने डमी पर लगी सबसे एक्सपेंसिव ड्रेस पर हाथ रखा और बोली, दीदी ये मुझ पर कैसी लगेगी? ये सुनकर आरोही ने ड्रेस को देखते हुए कहा, निकिता ये एक पार्टी ड्रेस है, तुम्हें तो इंटरव्यू के लिए ड्रेस चाहिए थी ना? निकिता ये सुन झेंप गई और बोली, तो क्या हुआ, आपके पास इतने तो पैसे होंगे कि मैं एक ड्रेस एक्स्ट्रा ले लूं? ये सुनकर आरोही ने अपनी आर्म्स को फोल्ड किया और बोली, नहीं मेरे पास बिल्कुल इतने पैसे नहीं हैं। मेरे पास सिर्फ 8 से 6 हजार हैं। आरोही के मुंह से सिर्फ 8 हजार का जिक्र सुन निकिता अवाक रह गई। वही जो सेल्स गर्ल खड़ी थी, उसने उस ड्रेस को साफ करते हुए जोर से कहा, देखिए यहाँ की सबसे कम प्राइस की ड्रेस भी 15 हजार की है, तो आप अपने बजट के हिसाब से किसी और सस्ते स्टोर में जा सकती हैं। निकिता बोली, नहीं मुझे यही ड्रेस चाहिए। ये सुनकर आरोही बोली, तो ठीक है, तुम अपने पैसों से ये एड्रेस खरीद सकती हो। निकिता बोली, दीदी आपने कहा था कि आप मुझे शॉपिंग कराएंगी, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं और आपके पास पैसे नहीं हैं? ये झूठ तो कभी बोलिए मत। इतने बड़े कंपनी में आप जॉब करती हैं, आपके पास कार है और मेरे लिए कुछ पैसे नहीं हैं। उसकी ऊंची आवाज को सुनकर वहाँ शॉपिंग कर रही कुछ औरतों और लड़कियों का ध्यान उस तरफ गया। एक लड़की ने अपने शेड्स ऊपर करते हुए कहा, इन जैसे लोगों को स्टोर में आकर हंगामा करने की जरूरत ही क्या होती है, जब इनके पास कपड़े खरीदने तक की औकात नहीं होती। उसके पास खड़ी एक लड़की जिसका नाम अंजना सेठी था, वो आरोही को काफी ध्यान से देख रही थी। फिर वो कुछ रियलाइज करके बोली, एक मिनट, ये तो आरोही अग्रवाल है ना? अंजना सेठी की दोस्त ने कंफ्यूज होकर पूछा, कौन आरोही अग्रवाल? मैं किसी आरोही अग्रवाल को नहीं जानती हूँ। ये सुनकर अंजना मुस्कुराई और बोली, ये आरोही अग्रवाल मेरे कॉलेज की टॉपर थी और वो पढ़ने के अलावा दूसरी चीज में भी ये टॉप थी और इस बात को कॉलेज की हर लड़की जानती है। ये सुनकर अंजना की दोस्त बोली, याद आया तुमने मुझे इस लड़की के बारे में बताया था, इसने राहुल गुप्ता से शादी की थी ना, और अब इसका डाइवोर्स भी हो चुका है। इस जैसी कैरेक्टरलेस लड़कियां किसी के घर को स्वर्ग नहीं सकती, सिर्फ बिगाड़ सकती हैं। किया होगा इसने, राहुल को चीट मिल गया होगा। कोई राहुल से भी। रिच आदमी से ये सब सुनकर निकिता मुस्कुराने लगी। उसे आरोही की इंसल्ट होते देख काफी मजा आ रहा था। वो उस ड्रेस को पढ़कर देखने लगी। तभी अंजना निकिता के पास आई और उसने उसे धक्का देते हुए ड्रेस पर हाथ रख लिया।
अपने बालों को पीछे करते हुए सेल्स गर्ल से कहा, मेरे लिए ये ड्रेस भी पैक कर दो। ये सुनकर सेल्स गर्ल जल्दी से बोली, जी मैडम। ये कहते ही सेल्स गर्ल उस ड्रेस को डमी से उतारने लगी। तभी निकिता, जो कि एक ऐसे बच्चों की तरह थी जिसे जो चीज हासिल नहीं होती थी वो उस चीज को तोड़ देता था, इसलिए निकिता ने चुपके से उस ड्रेस को पकड़ा और उसे फाड़ दिया। कपड़े के फटने की आवाज से अंजना ने अपना ध्यान अपने नए नए कराए नेल एक्सटेंशन से हटाया और ड्रेस को देखकर वो चिल्लाई, ये क्या क्या तुमने मेरे ड्रेस को फाड़ दिया। निकिता इनोसेंट बनते हुए बोली, आई एम सो सॉरी, मेरा ऐसा कोई इंटेंशंस नहीं था। सेल्स गर्ल जल्दी से ड्रेस को देखते हुए बोली, तुम जैसे लोग को एंट्री ही नहीं देनी चाहिए, अब इतना ज्यादा नुकसान कर दिया है। कौन पे करेगा इस ड्रेस के लिए, जानती हो ये ड्रेस पूरी 50,000 की है। निकिता थोड़ी शॉक रह गई। उसे नहीं लगा था कि वो ड्रेस इतनी ज्यादा महंगी होगी। उसने डरते हुए आरोही का हाथ पकड़ लिया। उन्हें देख सेल्स गर्ल बोली, अभी मैं मैनेजर को बुलाती हूँ, तुम दोनों को इस ड्रेस के पैसे तो चुकाकर जाने ही पड़ेंगे। सुनकर अंजना मुस्कुराते हुए सेल्स गर्ल से बोली, वैसे तो मैंने कह दिया था कि ये पार्टी ड्रेस मैंने खरीद ली है और अंजना सेठी की जुबान से निकले शब्द कभी झूठ नहीं होते, सो अब ये ड्रेस मेरी जी है और इस लड़की ने मेरी ड्रेस को खराब किया है, सो इससे अब मैं ही निपट लूंगी। ये कहते हुए वो आरोही को देखने लगी। निकिता ने कहा, आपने जब इस ड्रेस को खराब होने के बाद भी खरीद ही लिया है तो हम यहाँ से चलते हैं। ये कहते ही वो वहाँ से जाने लगी। तभी वहाँ पर मैनेजर और कुछ गार्ड्स आकर खड़े हो गए। अंजना हंसते हुए बोली, कहाँ जा रही हो, मैंने कब कहा कि ये ड्रेस मैं खरीद रही हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम लोगों को माफ कर दूंगी। असल में पहले मेरी पूरी बात तो सुन लेती। ये कहते ही उसने अपने नेल्स को फिर से एडमायर किया। निकिता ने मुड़कर अंजना की ओर देखा। अंजना बोली, ये ड्रेस मैंने खरीद ली है, सो अब इस ड्रेस की कीमत मैं तय करूंगी क्या होगी। सुनो, अगर तुम दोनों यहाँ से सलामत जाना चाहती हो तो तुम्हें इस ड्रेस के लिए मुझे पूरे 8,000 रुपए करने होंगे। निकिता के मुंह से तो जैसे शब्द ही गायब हो गए। आरोही ने अपनी आंखों को सिकोड़कर अंजना की ओर देखा, जो कि बस अपनी मनमानी कर रही थी। आरोही तो अंजना को जानती भी नहीं थी। जब अंजना ने अपने साथ आई लड़की को आरोही का इंट्रोडक्शन दिया, तब जाकर आरोही को पता चला कि आखिर अंजना सेठी भी उन्हीं लड़कियों में से थी, जो कि कॉलेज के टाइम में आरोही से काफी जलस रहती थी, क्योंकि आरोही ब्यूटी और ब्रेन से भगवान ने उसे नवाजा था। दोनों में उन जैसी लड़कियों से कहीं आरोही ज्यादा थी। उन लड़कियों के पास सिर्फ एक चीज थी जिसके बलबूते पर वो इतना घमंड दिखाती थी। ये सुनकर आरोही मुस्कुराते हुए बोली, क्यों नहीं। ये कहते ही उसने अपने पर्स में हाथ डाला। इन 4 दिनों में अनिका और राजवीर ने अनिका को न सिर्फ बेटी कहा था बल्कि बेटी माना भी था। उन्होंने आरोही को एक प्लेटिनम कार्ड दिया था, जिसकी मदद से आरोही एक बार में जितना चाहे उतना पैसा खर्च कर सकती थी। उसे खर्च करने से पहले बैलेंस भी देखने की जरूरत नहीं थी। आरोही ने वो कार्ड लेने से मना कर दिया था, मगर अनिका ने फोर्सली वो कार्ड ये कहते दिया था कि वो रावत परिवार की बहू है और जब कभी इस कार्ड का वो यूज कर सकती है। आज आरोही को उस प्लेटिनम कार्ड को यूज करने की जरूरत महसूस हुई। उसने अपने पर्स में दाहिना हाथ डाला और उस कार्ड को तलाश करने लगी। तलाश करते हुए अचानक उसकी आंखें शॉक से फैल गईं, क्योंकि उसे वो प्लैटिनम कार्ड नहीं मिल रहा था। उसने फिर अपने कंधे से बैग को उतारा और ध्यान से उस प्लैटिनम कार्ड को ढूंढा। निकिता ने झांक कर आरोही के पर्स में देखा और बोली, क्या हुआ दी, क्या आपके पास पैसे नहीं हैं? क्यों ना आप अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करके यहाँ बुला ले। ये सुनकर आरोही बोली, निकिता मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और ना ही मेरे पास 8,000 से ज्यादा 1 रुपया भी नहीं है। निकिता बोली, जब आपके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी तो क्यों आई यहाँ शॉपिंग करने? सीधा सीधा बोलिए, आप चाहती नहीं है पे करना। ये सुनकर आरोही बोली, निकिता मैंने बताया ना मेरे पास पैसे नहीं है। निकिता बोली, मगर आपके बॉयफ्रेंड के पास तो है ना, वो आपके लिए इतनी महंगी कार भेज सकता है तो उसके लिए 1 लाख तो कुछ भी नहीं है ना? ये कहते ही उसने आरोही के पर्स से उसका फोन निकाला
और आरोही की ओर करते हुए बोली, ये फोन ले और अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करें। आरोही ने निकिता के हाथ से अपना फोन छीन लिया और बोली, निकिता, क्या तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता? निकिता को डांटकर आरोही अंजना की ओर गई। उसने सेल्स गर्ल को देखा। वो अंजना को प्लेटिनम कार्ड मिल जाने पर भी ड्रेस की एक्चुअल प्राइस देना चाहती थी, न कि 1 लाख। लेकिन अब तो आरोही के पास वो भी नहीं थे, इसलिए वो बोली, क्या आप अभी के लिए ये 8,000 ले सकती हैं? बाकी के 35,000 मैं बाद में दे दूंगी। ये सुनकर सेल्स गर्ल बोली, 35,000 नहीं, आपको 1 लाख रुपए देने हैं, वो भी आपको मिस सेठी के देने हैं। प्लीज उनसे निगोशिएट करें। ये सुनकर आरोही कुछ देर पॉज लेकर बोली, फर्स्ट ऑफ ऑल, इस ड्रेस को मेरी सिस्टर ने पसंद किया था, सो आपको ये ड्रेस उसे देनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता, आप कुछ भी बकवास कर रही हैं। जब आप ड्रेस के लिए 43,000 भी पे नहीं कर सकती, तो किस बात की बहस कर रही हैं आप? मैनेजर आगे आया और बोला, सही कहा, अगर आप पहले पे करते तो ये ड्रेस आपकी होती। अब आप पे नहीं कर सकती तो क्यों तमाशा बनवा रही हैं? आप अभी के अभी अपने बॉयफ्रेंड को बुलाएं, तब तक आप यहाँ से जा भी नहीं पाएंगी। और अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें।